चलिए पहले स्टार्ट करें। चलो ध्यान दो, तो टॉपिक शुरू कर रहे हैं। अब जो मटेरियल है वो तो आपने देख ही लिया कितना है। द सब्जेक्ट इज अबाउट इनकम टैक्स। जो हमारा टैक्स लॉज का पूरा पेपर है उसमें से ये फर्स्ट हाफ है, पार्ट ए, विच इज ऑफ 60 मार्क्स। जो सेकेंड पार्ट हम पढ़ रहे थे जीएसटी एंड कस्टम लॉ, दैट इज 40 मार्क्स। तो 60 मार्क्स के हिसाब से मतलब कंटेंट वर्थ भी है, 60 मार्क्स रखे हैं तो वो जस्टिफाई हो जाता है, नो डाउट। सिलेबस का वॉल्यूम है अगेन वो रहने वाला है। इनकम टैक्स की बात हो रही है तो काफी कंटेंट रहेगा। हम आज इंट्रोडक्शन देख रहे हैं पहले अबाउट द इनकम टैक्स लॉज के किस तरीके से सिस्टम इंडिया में काम कर रहा है। तो बुक के कंटेंट से ज्यादा आप यहाँ पे ध्यान देना और पेज में मत ढूंढना, मैं लास्ट में सारा टैली करा दूंगा। आज बुक नहीं भी होती तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जो कंटेंट देना है वो पूरा इंट्रोडक्शन ही समझाना है। तो फोकस आप यहाँ पे करना कि एग्जैक्टली हम क्या क्या पॉइंट्स पे बात कर रहे हैं, बिकॉज इस सब्जेक्ट के बारे में आपको कुछ नहीं पता है, ये आपके लिए पूरा बेस है, जीरो है। तो अभी हम पहले बेस डेवलप करेंगे, बेसिक चीजें समझेंगे जो आपको थ्रू आउट द सिलेबस काम आने वाली है। तो पेजेस ढूंढने वाला काम नहीं करोगे तो चलेगा। अब जो टॉपिक है दैट इज अ पार्ट ऑफ डायरेक्ट टैक्स। अगर हम स्पेसिफिक एक्ट की बात करें तो इट इज इनकम टैक्स एक्ट 1961। ये है द एक्ट। अब एग्जैक्टली इनकम टैक्स एक्ट जो 1961 में आया, जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं, किस तरीके से वो चीज़ इंडिया में एप्लीकेबल है, आप किस चीज़ पे टैक्स भर रहे हो, कैसे कैलकुलेट होता है, टेक्निकल बातें क्या है, पार्लियामेंट में इसके बारे में लॉ कैसे पास हुआ, ये सब सारी चीज़ें हमें समझनी है। अब हमने ये तो डिस्कस किया था व्हाट इज डायरेक्ट टैक्स एंड व्हाट इज इनडायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स जो है वो इनकम पे लगने वाला टैक्स जो हम डायरेक्टली सरकार को पे करते हैं, बीच में कोई इंटरमीडिएरी, कोई थर्ड पार्टी नहीं है। इनडायरेक्ट टैक्स पे जो अपन ने बात की थी जीएसटी वाले पार्ट में, तो हम देख रहे थे कि इनडायरेक्ट टैक्स कंज्यूमर की पॉकेट से जाता है, वो लगता है गुड्स पे और सर्विसेज पे, और वो टैक्स जो है कंज्यूमर डायरेक्टली जाके गवर्नमेंट को पे नहीं करता है। जैसे अपने एग्जांपल में देखा कि आप मुझे जीएसटी पे कर रहे हो, मैं वो पैसा आगे सरकार को जाके सबमिट कर रहा हूँ, तो आई एम द इंटरमीडिएरी बिटवीन यू एंड द गवर्नमेंट, द सर्विस प्रोवाइडर और द सप्लायर। लेकिन इनकम टैक्स वाला केस जो है टोटली डिफरेंट है। जीएसटी या इनडायरेक्ट टैक्सेस सप्लाई ऑफ गुड्स या सप्लाई ऑफ सर्विसेज पे लगते हैं, कस्टम ड्यूटी जो है वो इंपोर्ट या एक्सपोर्ट पे लगती है, लेकिन इनकम टैक्स जो है वो एक पर्सन पे लगता है, उसकी कमाई पे लगता है। तो आपकी कमाई पे लगने वाला जो टैक्स है, आपकी कमाई का एक हिस्सा जो आप सरकार को दे रहे हो, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड इनकम टैक्स। और उसके लिए जो रेलेवेंट एक्ट है इट इज इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो ये पहले तो हमें बेसिक ध्यान रखना है। तो एक कंपेरिजन में माइंड में क्लियर हो जाता है कि जीएसटी और इनकम टैक्स में फर्क क्या है। जीएसटी सप्लाईज पे लगता है, गुड्स पे लगता है, सर्विसेज पे, आप पे और मुझ पे नहीं लगता। लेकिन इनकम टैक्स जो है ना वो आपकी कमाई पे लगता है। अब आप कौन हो? आप सोल प्रोप्राइटर हो, आप पार्टनरशिप फर्म हो, आप एचयूएफ हो, आप एलएलपी हो, आप कंपनी हो, आप कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, आप इनमें से कोई भी हो, आपके ऊपर इनकम के ऊपर टैक्स लगने वाला है। कुछ एग्जेम्पशंस होते हैं, एग्जेम्पशंस मिलते हैं ट्रस्ट को, चैरिटेबल ट्रस्ट को, कोऑपरेटिव सोसाइटीज को, अपना सेक्शन 8 कंपनी जो हम पढ़ते थे उनको, तो उनको टैक्स एग्जेम्पशंस भी मिलते हैं। बट मोर और लेस मेजॉरिटी लोग जो है वो टैक्सेशन के लॉज में कवर्ड होते हैं। तो पहले तो ये बेसिक हमें ध्यान रखना है। अब जो एक्ट हम पढ़ रहे हैं इनकम टैक्स एक्ट, उसके साथ साथ रूल्स भी होते हैं, उसको हम बोलते हैं इनकम टैक्स रूल्स, और ये आए थे 1962 में। कंपनीज एक्ट में हमने बात की थी, कंपनीज एक्ट 2013 वर्सेस कंपनीज रूल्स 2014। सिमिलर फॉर्मेट है यहाँ पे भी, एक्ट प्लस रूल दोनों साथ साथ में चलता है। अपने सिलेबस में जो फोकस है वो इनकम टैक्स एक्ट के ऊपर है, और रूल्स में हम ज्यादा कंटेंट पढ़ने वाले नहीं है, जितना लिमिटेड थोड़ा बहुत बीच में आएगा तो उसके ऊपर बात करेंगे वैसा। अब देखो इनकम टैक्स तो कमाई पे लगने वाला टैक्स है। ये आया कब? 1961 में। अच्छा, इफेक्टिवली अप्लाई कब से हुआ? तो उसकी डेट है 1 अप्रैल 1962। इस तारीख से इनकम टैक्स एक्ट इंडिया में एप्लीकेबल हुआ। तो ये इसका हिस्ट्री हो गई। लेकिन पॉइंट ये है कि इनकम टैक्स एक्ट अगर 1961 में बन गया था तो वही एक्ट आज तक कैसे चल रहा है? इन्फ्लेशन के साथ ये रेलेवेंट लगता है? फिर आपको, आपने सुना होगा, आपके पेरेंट्स, आपके ग्रैंड पेरेंट्स से अगर कभी सुना हो तो बोले हमारा तो इतने रुपए में घर चल जाता था, जितने रुपए में आप आज कैब करके अपने घर तक पहुंचते हो उतना उनका महीने की इनकम होती थी, और उसमें अच्छा खासा परिवार खा पी लेता था पूरा आराम से, और उसके बाद भी वो अमाउंट बहुत छोटा सा था, मतलब 100 रुपए, 150 रुपए, 200 रुपए, तो उतनी सैलरी में भी घर चलता था। आज 100 रुपए कोई वैल्यू नहीं, लेकिन तब के टाइम में थी। तो 1961 की इनकम और आज 2025 की इनकम में तो बहुत फर्क होगा, इन्फ्लेशन के साथ वो अमाउंट बढ़ चुका होगा। तो इसके अंदर जो टैक्स कैलकुलेट करने के रेट्स दे रखे होंगे वो आज की डेट में रेलेवेंट नहीं होंगे, वो इम्प्लाइड है। अब इनके पास ऑप्शन क्या था लीगली, कैसे इस चीज को मैनेज करे? 2 ऑप्शन थे, हर साल नया इनकम टैक्स एक्ट पास करो। ये थोड़ा डिफिकल्ट है अपने इंडियन पार्लियामेंट्री और पॉलिटिकल सिस्टम में, ठीक है। कभी अगर रूलिंग और पॉलिटिकल में ऑपोजिशन पार्टीज के बीच में ज्यादा बवाल हो गई
तो क्या होगा, पार्लियामेंट चलने नहीं देंगे, पता चला इनकम टैक्स एक्ट पास ही नहीं हो पाया, और इस साल फिर इनकम टैक्स कलेक्ट करेंगे कैसे। तो इसके लिए फिर दूसरा रास्ता निकाला गया, और वो कैसे काम करता है वो समझना है। अच्छा, इनकम टैक्स कलेक्ट करने का पावर किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है या स्टेट गवर्नमेंट के पास? सेंटर के पास है, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है। पावर मिला कहाँ से उनको? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है, अपन ने पढ़ा था कॉन्स्टिट्यूशन डब्ल्यूटी में। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में यूनियन गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर मिला है आर्टिकल्स में कि वो इनकम टैक्स नाम का जो टैक्स है वो चार्ज कर सके, और उसका कलेक्शन जो है वो पूरे कंट्री में हर एक पर्सन से कर सकते हैं। इनकम टैक्स की लैंग्वेज में जो टैक्स पेयर होता है, जिससे टैक्स वसूला जाता है, आप और मैं या कंपनी, उसको असेसी बोला जाता है, ठीक है। असेसी इज अ टर्म जिससे टैक्स कलेक्ट किया जाता है। तो इनकम टैक्स में असेसी वर्ड बड़ा कॉमन है, और धीरे धीरे हमें भी उसकी आदत हो जाएगी जैसे जैसे अपने प्रोविजंस पढ़ते जाएंगे, ठीक है। आपको बहुत सारे सेक्शंस में टर्म लिखा हुआ मिलेगा। अब एक्ट की बात कंटिन्यू करते हैं। इनकम टैक्स एक्ट जो है ना, ये स्टैटिक एक्ट है। स्टैटिक का मतलब चेंज नहीं होगा, फिक्स है, एज इट इज रहेगा। इस पूरे एक्ट में वैसे जो प्रोविजंस बड़े हुए हैं कि कौन सी कमाई पर टैक्स लगता है, कौन सी कमाई पर टैक्स नहीं लगता है, वो सब चीजें अपनी जगह चेंज होने वाली है नहीं, वो तो रहेगी। जैसे बिजनेस के ऊपर टैक्स लग रहा है, सैलरी इनकम पर टैक्स लग रहा है, वो सब चलता रहेगा। लेकिन जो रेट्स है ना, रेट्स का प्रॉब्लम है, क्योंकि आज की कमाई और 10 साल पहले की कमाई में फर्क था। तो टाइम के साथ साथ नंबर्स बढ़ते जाते हैं, इन्फ्लेशन बढ़ता जाता है, तो इनकम टैक्स के रेट्स जो चेंज करने होते हैं, वो प्रॉब्लम इनकम टैक्स एक्ट में यहाँ पे आ रहा था। इन्होंने बोला चलो इसको एक सॉल्यूशन कर देते हैं। हर साल पार्लियामेंट में एक फिनांस बिल प्रेजेंट होता है, जिसको हम आम भाषा में बजट बोलते हैं। फर्स्ट फेब, ठीक है, मैं वो डेट पूछने वाला था आपको। तो एवरी ईयर जो है फेब में, फर्स्ट फेब को, पहले फेब एंडिंग होता था, फिर बीजेपी गवर्नमेंट आई तो उन्होंने बोला कुछ तो चेंज करना पड़ेगा, नया करते हैं, कुछ बहुत हो गया पुराना सिस्टम। पुराने में दिक्कत कुछ नहीं थी, पर कुछ नया करते हैं, थोड़ा लगना चाहिए ना, हमने भी आके कुछ काम किया है। पहले आते तारीख बदल दी, ठीक है, तो फेब एंडिंग में नहीं, पहले लास्ट वीक ऑफ फेब में होता था, अब बोला फेब के स्टार्टिंग में करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट फेब को बजट प्रेजेंट होता है पार्लियामेंट में। तो ये बजट क्या है, आपने जनरली तो इसके बारे में सुना होगा, हर साल बहुत चर्चा होती है फरवरी में, जो बजट आता है ना, बजट आने वाला है, बजट आने वाला है, पता नहीं क्या ही फर्क पड़ रहा होता है लोगों को, लेकिन बहुत चर्चा हो रही थी, पूरा दिन उसी की बात चलती है। न्यूज चैनल वालों को 2 दिन का टाइम पास मिल जाता है, एक एक आइटम उसमें से उठा उठा के बताते रहेंगे। तो सोशल मीडिया पे भी वही चल रहा होता है, बजट में ये हुआ वो हुआ। तो आपको कितना नॉलेज है इसके बारे में, बजट एग्जैक्टली क्या है, जो भी पॉइंट आप बोलना चाहो। हाँ हाँ, ठीक है, सही है। और किसी को कुछ ऐड करना फिर? रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर कितने लगेंगे वो भी बताते हैं, और कितने सेक्टर में क्या क्या कितना हम लोग रेवेन्यू एलोकेट कर रहे हैं, उस हाँ हिसाब से। ठीक है, सही है, बहुत बढ़िया पॉइंट। और यहाँ पे बजट बाद में भरना पड़ेगा ना टैक्स, का कुछ आइडिया तो होना चाहिए। हाँ, फंड्स कैसे एलोकेट करने हैं, कैसे क्या किसको कितना पैसा मिलेगा, फोकस करना है या पैसा बांटना है, फंड्स की रिक्वायरमेंट है। आप लोगों को और कुछ ऐड करना बजट के बारे में? कुछ तो बोलो, ट्राई तो करो, कुछ तो पता ही होगा, ऐसा तुम्हें पता नहीं होगा। बोलने में शर्माते रहो क्या चलेगा, बोलो बोलो। कंपनी सेक्रेटरी बनोगे फिर यहाँ खड़े रह के बोलना पड़ेगा जनरल मीटिंग में, तो फिर सर इसमें इनकम भी डिस्क्लोज करते हैं कि हमारी टैक्स इनकम। हाँ, बजट में हम नहीं करेंगे, बट रिटर्न फाइल करते हैं, उसमें हमें इंडिविजुअली करना होता है, वो सारी चीजें अपने यहाँ देखेंगे। हाँ हाँ करते हैं, हाँ हाँ हाँ, सब कुछ डिक्लेरेशन होता है, वो भी अपन इसी टॉपिक में बात करेंगे। बजट में वही होता है। और कुछ आप लोगों को ऐड करना है तो बोलो बजट के। हाँ देखो, इतना अच्छा पॉइंट पता है तो बता नहीं रहे, कहाँ से कितनी कमाई हो रही है, कहाँ पे कितना खर्चा करना है, कहाँ कितना इन्वेस्टमेंट करना है, ये सब चीजें बजट में। हाँ, वो सारा डेटा भी होता है, एग्जैक्टली। और कुछ कोई पॉइंट ध्यान में आ रहा? एक्सपोर्ट इंपोर्ट कोई नई स्कीम आती है, बिजनेस से रिलेटेड कोई नए प्रोविजंस बनते हैं। हाँ, वो एक पहले, हाँ वो लाल कलर की फाइल होती है ना वैसा, हाँ, तो वो लेके आते हैं। अभी ब्रीफ केस था पहले, अब उसको ना वो बही खाता बोल के वो भी चेंज किया। देखो सिंबॉलिक चेंजेस भी बहुत सारे करने पड़ते हैं। पहले ना ब्रीफ केस लेके आते थे ब्लैक कलर का, तो वो ब्रिटिशर्स के टाइम का सिस्टम था। फिर मोदी गवर्नमेंट आई, बोले यार ये ब्रीफ केस वाला सिस्टम तो ऐसे वेस्टर्न कल्चर है, तो इसमें क्या नया करोगे, ब्रीफ केस के बदले झोला लेके आओगे, क्या करोगे, या अपना वो विमल वाला बैग आता है ना वो लेके आ जाओ ऐसा। तो बोले नहीं यार, फिर वो विमल की ब्रांडिंग हो जाएगी, तो वैसे ही ना बोलते कि नहीं खाना चाहिए, खुद ही ब्रांडिंग कर दे कि नहीं चलेगा, तो लाल कलर की फाइल लेके आते हैं।
वो बही खाता जो पुराने टाइम पे जैसे अकाउंट्स हैंड रिटर्न बनते थे, वैसा फाइल होती थी, उसको फिर वो कपड़े के उससे धागे से बांध के, तो वैसा वो एक सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन है कि हम अपने कल्चर को प्रिजर्व कर रहे हैं। चलो ठीक है, वो भी अच्छा है। अब वो अंदर फाइल के अंदर क्या है, मीन वो चीजें हमें समझनी है यहाँ पे। तो जो आपने पॉइंट्स बोले एग्जैक्टली वही चीजें, मैं उसको समराइज कर देता हूँ। बजट जो प्रेजेंट हो रहा है, हर साल सरकार एक एस्टिमेट रखती है पूरे पार्लियामेंट के हाउस के सामने। वो ये बताते हैं कि हमारी सोर्स ऑफ इनकम क्या है, कितने कौन कौन से सोर्सेज से हम कितनी कमाई करेंगे और हमारी एक्सपेक्टेशंस अपकमिंग ईयर के लिए क्या है। उसमें रेवेन्यू साइड पे अगर हम बात करें तो मेनली टैक्सेस से हम कितना पैसा कमाएंगे। अब इसमें इनकम टैक्स से कितना कलेक्शन आएगा, जीएसटी से कितना कलेक्शन आएगा, सीजीएसटी, आईजीएसटी, इंपोर्ट ड्यूटी से हम कितना कलेक्ट करेंगे, ऐसी बहुत सारी चीजें होती है। इवन आरबीआई के पास सरकार का जो पैसा डिपॉजिटेड होता है, वहां से डिविडेंड्स आते हैं उनको। सरकारी कंपनियों ने या सरकार ने कंपनियों में इन्वेस्ट कर रखा होता है, वहां से भी इनकम जनरेट होती है। तो रेवेन्यू साइड पूरा बताते हैं कि इतना इतना पैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम अलग अलग सोर्सेज से कमाएंगे। दिस नंबर इज मोर देन 60 लाख करोड़ एनुअली, एक साल का 60 लाख करोड़ से ऊपर का ये नंबर है अप्रोक्स, आप ये रेंज में मान के चलो। अब सरकार के पास इतना पैसा आ रहा है तो सरकार उसका करेगी क्या। तो नेक्स्ट पॉइंट वो ये बताते हैं कि हम एक्सपेंसेस कहाँ कहाँ करने वाले हैं। तो जैसे आपने बोला सेक्टर वाइज एलोकेशन, डिफेंस एक सेक्टर है, एजुकेशन एक सेक्टर है, हेल्थ केयर सेक्टर हो गया, रूरल डेवलपमेंट हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो गया, ये सारी चीजें हैं, एविएशन हो गया, बहुत सारे सेक्टर होते हैं। तो सरकार बोलती है कि हमने 50 लाख करोड़ रुपए कमाने का बजट लगाया है कि इतना पैसा हम कमाएंगे, तो उसमें से इस मिलिट्री या डिफेंस के लिए इतना देंगे, एजुकेशन के लिए इतना देंगे, हाईवेज डेवलपमेंट के लिए इतना देंगे, स्पेस टेक्नोलॉजी के लिए इतना देंगे। तो अलोकेशन करते हैं कि भाई इतनी कमाई में से कितना कितना पैसा किसको मिलना चाहिए। ये सारी बातें बजट में वो पूरे हाउस के सामने डिस्क्लोज करते हैं। दूसरा जो आपने टैक्सेशन वाला पॉइंट बोला कि भाई कौन सी कमाई पे कितना टैक्स लगाना है, किसकी कमाई पे कितना टैक्स लगाना है, किसका टैक्स माफ करना है, अलग अलग स्कीम्स हम कौन सी लॉन्च कर रहे हैं, ये सारी चीजें भी वो लोग बजट में प्रेजेंट करते हैं। अच्छा, टैक्स के जो रेट्स आपने बोला, जैसे 12 लाख तक की इनकम के ऊपर बोला टैक्स नहीं लगाएंगे, ये सब आपने सोशल मीडिया में सुना भी होगा। अच्छा है, थोड़ा बेसिक नॉलेज वहां से मिलता भी है और होना भी चाहिए। तो इंस्टाग्राम खाली ऐसे खाने पीने की रील तक सीमित नहीं है, आप ये सब चीजें भी देख सकते हो। तो वो, क्योंकि मैं भी इंस्टा से ये सब चीजें देखता रहता हूँ, तो आप देखो सोशल मीडिया फॉलो करना बुरा नहीं है, आप क्या फॉलो कर रहे हो वो आपके हाथ में, ठीक है। तो आप ये सब चीजें अगर फॉलो करोगे तो आपको न्यूज वाली और नॉलेज वाली चीजें मिल जाएंगी। बाकी एंटरटेनमेंट के लिए तो ऑब्वियसली है। और रात के 12 बजे एक तो खाने वाली रील आ जाए तो जो ऐसे क्रेविंग शुरू हो जाती है कि अब कहाँ जाएंगे और क्या करें। फिर जोमेटो खोल के देखते हैं, फिर देखते हैं डिलीवरी चार्ज कितना लगा रहा है, फिर लगता है नहीं छोड़ो घर पे खा लेते हैं, क्योंकि अब उसने इतने भाव बढ़ा दिए ना। तो लेट नाइट चार्ज अलग, रेन चार्ज अलग, ठीक है। तो सरचार्ज के नाम पे इतने पैसे लगा देता है, जितने का खाना मंगा रहे उतना तो चार्ज ले लेता है। तो वो भी एक पॉइंट हो गया। तो ये सारी चीजें बजट में सरकार जब प्रेजेंट करती है, सो दैट इज कॉल्ड अ फिनांस बिल, प्रेजेंटेशन ऑफ बजट, दैट इज कॉल्ड अ फिनांस बिल। और ये हर साल प्रेजेंट होता है और इसके अंदर हर साल का हिसाब किताब होता है। इनकम टैक्स एक्ट जो स्टैटिक है 1961 का, वो तो बना हुआ है ही, लेकिन ये जो नंबर चेंज होते हैं ना एवरी ईयर, वो एक अलग डॉक्यूमेंट में प्रेजेंट किए जाते हैं। अच्छा, आपने फाइनेंस मिनिस्टर का अगर बजट का भाषण सुना हो तो वो लोग जनरली ये लैंग्वेज यूज करते हैं, आई प्रपोज टू मेक दिस चेंजेस। आप देख लेना यूट्यूब पे उनकी स्पीच होगी, उस पर भी, आई प्रपोज टू इंक्रीज द एग्जेम्पशन लिमिट टू दिस अमाउंट, आई प्रपोज टू रिड्यूस द टैक्स टू दिस अमाउंट। अब वो तो फाइनेंस मिनिस्टर है, प्रपोजल किसके सामने रख रहे हैं। ऐसा नहीं बोलते कि मैं ऑर्डर सुना रही हूँ। अपने फाइनेंस मिनिस्टर का जो बोलने का टोन है उसमें ऐसा लगता है कि रिक्वेस्ट वाली भाषा तो शायद ही उनको आती होगी, डांट ही देते आती हो तो एकदम से कि बोले ऐसा है वैसा है करके। थोड़ा बोलने का टोन उनका ऐसा गुस्से वाला कभी कभी लगता है, क्योंकि इंटरव्यू में क्या होता है ना, जर्नलिस्ट भी कभी कुछ ना कुछ उनको पूछ लेते हैं तो गुस्सा भी आ जाता है कि यार ऐसा पूछ लिया वैसा पूछ लिया। अब जीएसटी कम किया उन्होंने तो तारीफ भी हो रही है कि भाई जीएसटी का रेट कम कर दिया। अब वो जब बजट प्रेजेंट कर रहे हैं ना, तो ऑलवेज उनकी लैंग्वेज होती है आई प्रपोज टू मेक दीज चेंजेस, रीजन बीइंग बाय डेमोक्रेसी है। सरकार के पास अकेले के पास राइट नहीं कि मन चाहा टैक्स लगा दिया, जितना एग्जेम्पशन कम करना है बढ़ाना है, ऐसा नहीं होता। वो हाउस के सामने प्रपोजल इसलिए रख रहे हैं क्योंकि ऑपोजिशन के मेंबर्स भी हैं, बाकी पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर्स भी हैं, जितने भी लोग पार्लियामेंट में बैठे हैं उन सबके सामने प्रेजेंटेशन दिया जा रहा है कि हमारी इच्छा है कि ऐसा होना चाहिए और इससे देश को फायदा है। अब अगर मान लो कोई टैक्स को लेके, कोई कंडीशन को लेके बाकी सारे मेंबर्स को, अपोजिशन को प्रॉब्लम है, तो वो लोग अपने ऑब्जेक्शंस, अपने सजेशंस जो है हाउस के सामने रखते हैं। अच्छा, उनके ऊपर फिर गवर्नमेंट वापस से डिस्कशन करती है, रिकंसिडर करती है और फाइनली फिर वोटिंग के थ्रू फाइनेंस बिल पास होता है। तो ऐसे किसी की मनमानी नहीं चलती, जो रूलिंग में आ गया वो करेगा उसकी मर्जी, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। तो फाइनेंस बिल का मतलब है कि इट इज अ प्रपोजल। हम कंपनी लॉ में बात कर चुके हैं, कंपनीज बिल 2012, फिर वो लोकसभा में जाता है, राज्यसभा में जाता है, प्रेसिडेंट साइन करते हैं, फिर वो बनता है फाइनली एक्ट। सेम चीज यहाँ पे भी होती है। तो जो बजट प्रेजेंट होता है उसको हम बोलेंगे फाइनेंस बिल। और ये जब पास हो जाता है
तो फिर बनता है फिनांस एक्ट, और ये एवरी ईयर एप्लीकेबल होता है, एवरी ईयर आता है और हर साल का प्रोसीजर है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, फिनांस एक्ट जो है इस साल 2025 वाला आया होगा, उसके पहले भी आया होगा 2024, 2023, हर साल आता है। हमें अभी एग्जाम के लिए कौन सा फॉलो करना है ये थोड़ा ध्यान रखना है, बिकॉज इनकम टैक्स में क्योंकि एवरी ईयर चीजें बदलती है, एग्जाम में क्या एप्लीकेबल है वो एज ए स्टूडेंट आपके माइंड में पहले क्लियर होना चाहिए। देखो, इंस्टीट्यूट के पैटर्न के हिसाब से अपना एग्जाम साल में 2 बार होता है ना, जून में और दिसंबर में, तो ये तो चलता रहता है, रेगुलर रिकरिंग पैटर्न है। जो फिनांस एक्ट जून में एप्लीकेबल होता है वही दिसंबर में भी एप्लीकेबल होता है। इन बिटवीन द ईयर इंस्टीट्यूट सिलेबस चेंज नहीं करता, लेकिन एवरी ईयर करता है। आप अभी दिसंबर के लिए पढ़ रहे हो ना, अभी इसके बाद जून आ जाएगा, फिर वापस ईयर चेंज हो जाएगा, फिनांस एक्ट बदल जाएगा। अब जून में जो पहला अटेम्प्ट दे रहा है ग्रुप 2 का टैक्स वाला, उसके पास एक बैकअप रहता है कि बाई चांस जून में नहीं हुआ तो दिसंबर में सेम सिलेबस पढ़ूंगा तो चल जाएगा। जो दिसंबर में दे रहा है उसका अगर अटेम्प्ट आ गया तो फिर जून में क्या होगा, फाइनेंस एक्ट के अमेंडमेंट्स आ जाएंगे। पूरा तो लॉ चेंज नहीं होता है, बट चेंजेस पढ़ने पड़ेंगे, तो थोड़ा एक और एडिशनल आपका वो टास्क बढ़ जाता है कि मेरे को अमेंडमेंट देख के जाने पड़ेंगे, बिकॉज फाइनेंशियल ईयर ही चेंज हो गया, तो साल में जो नंबर्स है उसमें फर्क आ जाता है, उस पर भी बात करेंगे। तो मेरा कहने का मतलब वो ये कि अब इस चीज को आप प्रेशर के बदले मोटिवेशन के लिए ले सकते हो, कि बेटर है कि अपने दिसंबर को टारगेट करके इसको निकाल दें कि भाई अमेंडमेंट्स नॉलेज के लिए पढ़े तब तक ठीक है, एग्जाम के लिए वापस ना पढ़ने पड़े, तो वो आप क्लियर कर लो वैसा। अब अभी अपने लिए जून 25 का एग्जाम हुआ, अभी दिसंबर 25 का एग्जाम आप देने वाले हो। इस एग्जाम के लिए जो फाइनेंस एक्ट एप्लीकेबल है दैट इज 2024 एंड नॉट 25। समझ में आया? फाइनेंस एक्ट 2024 आया था लास्ट फेब में, पिछला बजट, ये साल का जो बजट आपने टीवी पे सुना होगा ना वो नहीं, इसका पिछला वाला बजट, ठीक है। अब वो बजट जो है फरवरी में तो सुनाया गया था, फिर बाद में पार्लियामेंट में ऑब्जेक्शंस आए होंगे, सजेशंस आए होंगे, वोटिंग हुई होगी, फिर वो पास हुआ होगा, तो पास होते होते तो अप्रैल आ ही जाता है, समझ आ रहा है। तो फेब 25 का जो बजट अभी सुनाया गया है वो सीधा आपके एग्जाम में जून 25 में अप्लाई नहीं हो सकता, वो होगा अब अगले जून में। तो अभी आप दिसंबर एग्जाम के लिए जो फाइनेंस एक्ट पढ़ोगे वो कौन सा, फाइनेंस एक्ट 24, लेकिन जून 26 से फाइनेंस एक्ट 25, समझ आ रहा है। तो फाइनेंस एक्ट ही पूरा चेंज हो जाएगा, तो सारे वो चेंजेस जो इस बजट में आपने सुने वो आपके एग्जाम में अगले अटेम्प्ट से एप्लीकेबल होंगे, इस अटेम्प्ट में नहीं। ये सब माइंड में क्लियर होना चाहिए। पढ़ते टाइम फिर फाइनेंशियल एक्ट देख के कंफ्यूज हो रहे हो, या 24 है कि 25, फिर आपको लगे हम तो 25 में है अभी, तो 25 वाला ही लगता होगा, तो ऐसा नहीं है, 24 वाला लगता है, समझ आया। तो फेब 24 में लास्ट बजट जो सुनाया गया था वो आपके एग्जाम में एप्लीकेबल है, ये पहली चीज क्लियर, समझ आ गई। अब इससे कनेक्टेड मैं स्टोरी लिंक करता जाऊंगा धीरे धीरे, तो आपके सारे पॉइंट्स क्लियर होते जाएंगे कि एग्जैक्टली ये सब चीजें कैसे वर्क कर रही है। तो 2 पॉइंट्स हो गए, एक जो अपना स्टैटिक एक्ट है उसका नाम इनकम टैक्स एक्ट, और ईयर कौन सा 1961, तो ये तो फिक्स है, ये तो रहने ही वाला है। इसके साथ साथ फिनांस एक्ट आप पे कौन सा एप्लीकेबल है 2024, ये है वेरिएबल क्योंकि हर साल चेंज होता है, तो जो रेट्स वाला सारा हिसाब होता है ना वो इसमें लिखा है, और जो लॉज हैं या जिनको अपन प्रोविजंस बोलते हैं वो सारा हिसाब इसमें लिखा है। इस तरीके से अपन इसको डिवाइड करके चल रहे हैं, ये सब आपके माइंड में एकदम क्लैरिटी से होना चाहिए क्या चीजें हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ये सब चीजें आपके नोट्स में है वैसे लिखी हुई है, तो आपको लास्ट में अगर ये स्लाइड स्कैन करनी तो वो कर लेना तो भी चलेगा, बट पहले समझने पे ध्यान देना, लिखने में चीजें स्किप ना हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। नेक्स्ट देखते हैं, तो मैं थोड़ा उसको क्विकली चल रहा हूँ, अभी लिखने का टाइम नहीं दे रहा हूँ आपको। एक टर्म यूज होता है फाइनेंशियल ईयर, ऐसे और भी कुछ टर्म्स हैं जो इनकम टैक्स में आते हैं। एक होता है प्रीवियस ईयर, हाँ असेसमेंट ईयर, और भी हो सकता है कैलेंडर ईयर, लीप ईयर, ठीक है, बर्थ ईयर, कुछ भी हो सकता है, बट जो ठीक है। तो अकाउंट्स में और टैक्सेशन में जो रेलेवेंट है वो ये टर्म्स है, तो मैं इनके बेसिस पे बात कर रहा हूँ। फाइनेंशियल ईयर तो आप अकाउंट्स में लिखते आए हो, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक यही होता है, तो वो तो हमें पता ही है। कैलेंडर ईयर होता है तो जैन टू दिसंबर होता है, अपने जीएसटी में बात कर चुके हैं। अब ये क्या है, ये क्या चक्कर है, प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर, आप लोग नाम बता रहे थे तो कुछ पढ़ा हुआ है? मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि आपने पढ़ा होगा, बट अगर आपने बीकॉम में कहीं पे कुछ पढ़ा है और आपको समझाना है तो यू कैन ट्राई। अच्छा हाँ, तो पता है तो बता सकते हो। हाँ एग्जैक्टली, ठीक है, वही पॉइंट है। चलो अपने बाकी सबके लिए एक बार मैं डिटेल में समझा दूं। ये दोनों टर्म्स में मैंने ऐसे लोग देखे हैं पूरा इनकम टैक्स पढ़ने के बाद भी नहीं पता होता डिफरेंस क्या है, तो क्या ही पढ़ा आपने, मतलब ABCD पता नहीं है और सीधा IELTS का एग्जाम दे दिया।
पास भी हो गए, फिर बोले ABCD नहीं आती, ये वैसी बात हो गई। बेसिक पता होना चाहिए, इन दो टर्म्स की क्लैरिटी के बिना आपका इनकम टैक्स चलने ही नहीं वाला। तो पहले ये क्लियर कर लो है क्या। देखो फाइनेंशियल ईयर आपका एग्जाम्पल में अपने ले लेते हैं 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025, ये फाइनेंशियल ईयर है जो लास्ट अभी मार्च में खत्म हुआ। अभी जो चल रहा है वो चल रहा है 25-26, ये वाला हो गया 24-25, ऐसे बोला जाता है, ठीक है, ये पॉइंट है। अब ये जो फाइनेंशियल ईयर है इसके अकाउंट्स आप मेंटेन कर रहे हो, तो थ्रू आउट द ईयर ही आपको अकाउंट्स मेंटेन करते जाना है। लेकिन वो बुक्स का क्लोजिंग हिसाब किताब करना वो कब होता है, साल खत्म होने के बाद। तो कोई भी पर्टिकुलर ईयर, अगर मैं फाइनेंशियल ईयर 24-25 की बात कर रहा हूँ, जो ये डेट्स की रेंज में आता है, तो इस फाइनेंशियल ईयर का जो भी फाइनल हिसाब होगा वो बिटवीन द ईयर पता चल जाएगा या साल खत्म होने के बाद पता चलेगा? साल खत्म होने के बाद। अब सरकार आपसे इनकम टैक्स मांग रही, सरकार बोल रही आपने इस साल में जितना भी पैसा कमाया है उन सारे पैसों का हमें हिसाब चाहिए, और जो हमने रेट्स बोले हैं ना उस हिसाब से टैक्स चाहिए, टैक्स के पैसे भरो, हिसाब दो। तो आप मुझे बताओ कि हिसाब आप इस साल के बीच में दोगे या इसके बाद? क्योंकि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं ना, इन बिटवीन द ईयर साल खत्म होने से पहले एग्जैक्ट डेटा कैसे प्रोवाइड कर दूं। तो पॉइंट ये है कि जिस साल का हिसाब हम कर रहे हैं उसको हम या तो फाइनेंशियल ईयर बोल सकते हैं या फिर इसके लिए एक और नाम यूज होता है प्रीवियस ईयर भी बोल सकते हैं। लेकिन इस साल का हिसाब जिस ईयर में हो रहा है विच इज द नेक्स्ट ईयर, उसको हम बोलते हैं असेसमेंट ईयर। ये हो जाएगा 25-26। क्यों 25-26? क्योंकि इसके बाद डेट चेंज हो जाएगी ना, दिस विल बी 1 अप्रैल 2025 टू 31 मार्च 2026। बात समझ आई? असेसमेंट का मतलब होता है कैलकुलेट करना, गिनना, हिसाब करना, वही वर्ड है, इसलिए वहां से नाम आया असेसमेंट ईयर। तो जिस ईयर में आप गिनती लगा रहे हो वो असेसमेंट ईयर है, बट जिस ईयर में गिनती लगा रहे हो उस ईयर की नहीं लगा रहे, उसके पिछले वाले साल की गिनती लगा रहे हो। तो इसके रेफरेंस में जो पिछला साल है प्रीवियस ईयर। अब बोले सर इस दोनों में फर्क है क्या? एक्चुअली इस रेफरेंस में तो नहीं होगा। मैं फाइनेंशियल ईयर 24-25 का अगर हिसाब कर रहा हूँ तो मैं AY 25-26 में जाके उसका हिसाब कर रहा हूँ, क्योंकि 31 मार्च खत्म होते ही 1 अप्रैल आते ही ईयर चेंज हो जाता है। तो दिस इज असेसमेंट ईयर, दिस ईयर इज रिजर्व फॉर डूइंग कैलकुलेशंस। बट जिस ईयर के अकाउंट्स का मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ वो फाइनेंशियल ईयर को इसके रेफरेंस में हम बोलेंगे प्रीवियस ईयर। प्रीवियस मतलब कोई रेफरेंस पॉइंट तो होगा, प्रीवियस टू व्हाट? प्रीवियस टू द असेसमेंट ईयर। तो अगर AY 25-26 है तो उसका पिछला साल, तो उसके रेफरेंस में इसको बोलेंगे प्रीवियस ईयर। जबकि अपने आप में ये भी तो एक फाइनेंशियल ईयर ही है ना, 1 अप्रैल टू 31 मार्च। बट ये जो टर्म आया ना AY के रेफरेंस में आया, प्रीवियस ईयर इज विद रेफरेंस टू एनी असेसमेंट ईयर। इंडिविजुअली तो प्रीवियस ईयर कुछ नहीं होता। व्हाट इज प्रीवियस ईयर? प्रीवियस मतलब किसी के पहले वाला, तो किसी के मतलब कौन? वो असेसमेंट ईयर। बात समझे? तो बाकी तो नॉर्मली फाइनेंशियल ईयर ही होता है, 24-25, 25-26, 26-27 चलता रहेगा। बट ये जो टर्म आया ना, दिस इज विद रेफरेंस टू दिस। ये चीज क्लियर हो रही? तो आपको सिंपल रखना है, जिस साल का हिसाब आप मेंटेन कर रहे हो या जिस साल का हिसाब कैलकुलेट कर रहे हो वो साल है आपका प्रीवियस ईयर, और जिस साल में बैठ के उसका हिसाब कर रहे हो वो साल है आपका असेसमेंट ईयर। तो क्लियर हुआ? ये पॉइंट समझ आ गया। अब मैं ये जो ईयर लिख रहा हूँ ये क्यों लिख रहा हूँ वो आप समझो। जो अपना फाइनेंस एक्ट 2024 है, ठीक है, ये हमारे एग्जाम के लिए रेलेवेंट है, तो इसको हम बोलते हैं रेलेवेंट फाइनेंस एक्ट। हमारे एग्जाम के लिए रेलेवेंट कौन सा है? 2024 वाला। 25 से हमें मतलब नहीं है। अच्छा, 25 के अमेंडमेंट्स जो आप सोशल मीडिया पे, गूगल पे, यूट्यूब पे कहीं पे भी देख रहे हो या पढ़ रहे हो, वो अपने एग्जाम में एप्लीकेबल इस अटेम्प्ट में नहीं। अपने एग्जाम में वो नए वाले चेंजेस जून अटेम्प्ट से आएंगे। तो फाइनेंस एक्ट 24 के जो रेट्स हैं वही हम पढ़ने वाले हैं और वही हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो मैं मिक्सअप नहीं करूंगा, पैरेलल बताऊंगा, अभी ये है फिर वो है, तो आपके माइंड में नंबर्स पूरे मिक्सअप हो जाएंगे। हम एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ेंगे। क्लियर ये चीज? तो फाइनेंस एक्ट 24 में आपको जो असेसमेंट ईयर के रेट्स दे रखे हैं, दैट असेसमेंट ईयर इज 25-26, जिसका प्रीवियस ईयर हो गया 2024-25। समझ आ रही? अब इनकम टैक्स की पूरी भाषा जो है ना वो असेसमेंट ईयर के टर्म्स में चलती है। इनकम टैक्स के सारे सेक्शन में आपको लिखा दिखेगा विद रेफरेंस टू AY 25-26, इन AY 25-26, मतलब इनकम टैक्स एक्ट बात ही इसके रेफरेंस में करता है। ये आपको ध्यान रखना है। प्रीवियस ईयर फाइनेंशियल ईयर टर्म्स आते हैं बट द रेफरेंस पॉइंट इज ऑलवेज विद रिस्पेक्ट टू AY। तो AY आपके लिए रेलेवेंट कौन सा है? 25-26, तो उसका PY कौन सा हो गया? 24-25। तो इस फाइनेंशियल ईयर का हिसाब हम पूरे सिलेबस पे करने वाले हैं और यहाँ बैठ के हम हिसाब करने वाले हैं। तो ये टर्म्स में कोई कंफ्यूजन है, कुछ नहीं समझ आया तो बताओ। अब क्लियर हो गया? तो दिस इज कॉल्ड, इसको मैं एक टर्म ऐसे बोल सकता हूँ, रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। रेलेवेंट असेसमेंट ईयर हमारा कौन सा? AY 25-26। अभी आप गूगल सर्च करोगे
AY24-25 तो आपको प्रोविजन कुछ अलग मिलेंगे। आप सर्च करोगे AY25-26 तो उसमें प्रोविजन कुछ अलग मिलेंगे। अभी जो आया है नेक्स्ट फाइनेंस एक्ट 2025 उसका AY कौन सा होगा? 26-27 और उसका PY कौन सा होगा? अभी यही चल रहा है आज की डेट में। फाइनेंशियल ईयर कौन सा चल रहा है? 25-26। बट अभी जो रनिंग ईयर है ना, आप ही सोचो अभी साल खत्म हुआ है, इसका हिसाब अभी से कर सकते हैं? नहीं, मार्च तक वेट करना पड़ेगा ना। तो मार्च के बाद अगले दिन से AY 26-27 शुरू हो जाएगा। बात समझ आ रही? बट ये हमारे एग्जाम के लिए अभी रेलेवेंट नहीं, हमें स्ट्रिक्टली इसको फॉलो करना है। क्वेश्चंस में भी आपको AY 25-26 के नाम से ही क्वेश्चंस मिलेंगे, एग्जाम में भी AY 25-26 के नाम से क्वेश्चंस मिलेंगे। पुराना नया देके आपको कंफ्यूज नहीं करेंगे। सम बनाते टाइम कोई भी रैंडम AY उठा के रख दिया, इंस्टीट्यूट वैसा नहीं करेगा, क्योंकि आपने पढ़ा AY 25-26 है, क्वेश्चन में पूछ रहे 19-20, तो वो AY तो अपन ने पढ़ा ही नहीं। तब क्या रेट्स होंगे, आज क्या रेट है, वो बात डिफर करती है। बोलो, पॉइंट समझ आए? क्लियर? अब आगे की बात कर लेते हैं इनकम टैक्स के बारे में या बजट के बारे में जो हम बात कर रहे थे। अगर कुछ नंबर्स आपको बता दूं जस्ट फॉर डेटा और फैक्ट, तो जो इनकम टैक्स के थ्रू इंडियन गवर्नमेंट की कमाई होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की, दैट नंबर इज अराउंड 16 to 17 लाख करोड़। ये एक साल का इनकम टैक्स का कलेक्शन है सरकार का, 16 से 17 लाख करोड़। वैसे ही जीएसटी कलेक्शन की अगर बात करें तो अपन ने डिस्कस किया भी था, मंथली अराउंड 1.8-1.9 लाख करोड़, पूरे साल का 20 लाख करोड़ से ऊपर होता है। तो इनकम टैक्स और जीएसटी मिला दोगे ना तो 35 लाख करोड़ का कलेक्शन तो गवर्नमेंट का ये दो टैक्सेस से ही होता है। बाकी के टैक्सेस अलग है, वो पेट्रोल पे, टोबैको पे, सिगरेट पे, एक्साइज ड्यूटी, वैट ड्यूटी जो पुरानी वाली अभी भी चल रही है वो सब अलग है, वो अलग से प्लस होगा। लिकर के ऊपर ड्यूटी लग रही है वो अलग है। तो वो सब मिला के जो नंबर है वो 50-60 लाख करोड़ की रेंज में जाता है, और वही आपके बजट का एस्टिमेशन होता है कि भाई पूरे साल का इतना हम कमाएंगे और इस सेक्टर को इतना इतना देंगे जो डेवलपमेंट में काम आएगा। पॉइंट क्लियर है, समझ आ रहा है? तो ये नंबर्स हैं, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, इन जनरल बता रहा हूँ। अब ये सारा क्या क्या एप्लीकेबल है वो तो बता दिया, पर हमें क्या करना है? हमारा नाम क्या है यहाँ पे? असेसी। ठीक है, इनकम टैक्स पेयर को यहाँ पे क्या बोला जाएगा? असेसी। असेसी में सारी पार्टीज आ गई, इंडिविजुअल से लेके कंपनी तक सब आ गए। मतलब इसमें आपका HUF आ गया, इसमें पार्टनरशिप फर्म है वो आ गई, LLP, AOP, BOI सब आ गए, सारे लोग इसके अंदर कवर्ड है। इन सबको असेसी या एक और टर्म अपन यहाँ पे यूज करते हैं पर्सन, उसके डेफिनेशन में कवर कर सकते हैं। इन सबको इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा और ये सब लोग असेसी है। क्लियर? यहाँ तक टर्म समझ आ गए? तो ये सब चीजें हैं। अब बात कर लेते हैं हिसाब देना कैसे। असेसी डिपार्टमेंट को कैसे बताएगा कि उसने कितना टैक्स पे किया है या कितना उसका टैक्स बनता है? सरकार आके गिनेगी या आपको गिन के खुद हिसाब देना है? आपको खुद गिन के हिसाब देना है। इसको बोलते हैं सेल्फ असेसमेंट टैक्स। सेल्फ असेसमेंट मतलब खुद का हिसाब खुद करो और सरकार को एक जो है डॉक्यूमेंट सबमिट कर दो जिसके थ्रू आप उनको हिसाब दे रहे हो। लिख के देना पड़ेगा, सीधी बात है। उस डॉक्यूमेंट को हम क्या बोलते हैं? इनकम टैक्स रिटर्न। जैसे जीएसटी रिटर्न पढ़ रहे थे, सेम कंसेप्ट, इनकम टैक्स रिटर्न। तो ITR जो फाइल करने की बात अभी हो रही थी, 15 सितंबर लास्ट अभी गई है ITR फाइल करने के लिए। हाँ, 16 सितंबर, ठीक है, वो बढ़ा दिया उन्होंने। तो 16 सितंबर जो लास्ट डेट आपकी गई है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की, वो यही था कि पिछले फाइनेंशियल ईयर का पूरा हिसाब जो आपको देना था वो इस डॉक्यूमेंट के थ्रू आपने दिया। बात समझ आई? ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स हैं। अब ITR फाइल करने वाला जो पूरा केस है उसका अगर आपको डेटा बताऊं तो डेटा बड़ा इंटरेस्टिंग है। पॉपुलेशन तो आपको पता ही है, 140 CR प्लस एंड काउंटिंग। ठीक है, लेक्चर खत्म होते होते और बढ़ सकती है। हाँ, तो वो तो चली जाए, नेवर एंडिंग प्रोसेस है। तो 140 करोड़ की पॉपुलेशन है। जो ITR फाइल होती है ना वो कितनी होती है पता है? 7 करोड़। कितना हो गया? 5%। तो 5% पॉपुलेशन इनकम टैक्स का रिटर्न भरती है, बाकी की 95% रिटर्न भरती ही नहीं है। अच्छा, ये जो रिटर्न भरते हैं ना, इसमें 50% वो लोग हैं जो रिटर्न के साथ साथ टैक्स के नाम पे कुछ पे करते हैं, और 50% वो है जो बोलते हैं हम तो उतना कमाते ही नहीं है कि हमारा टैक्स बनता हो। जब बोले 12 लाख वाली लिमिट और वो सब उसके नीचे हैं। तो जैसे सरकार लिमिट बढ़ाती है लोगों की कमाई बढ़ती है। पहले लिमिट थी 5 लाख, तो लोगों की कमाई थी 4,90,000। फिर सरकार ने लिमिट बढ़ाई 7 लाख, तो हमारी कमाई हो गई 6,90,000। अगले रिटर्न में 2 लाख की कमाई बढ़ जाती है। अब सरकार ने लिमिट की 12 लाख, तो हमारी कमाई हो गई 11,90,000। समझ आ रहा है? तो अगर
हाँ वैसे ही होगा ना। तो अब ऐसा है कि सरकार को अगर पर कैपिटा इनकम बढ़ा के दिखानी हो इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उनको कुछ नहीं करना, उनको एग्जेम्पशन लिमिट बढ़ानी है कि जैसे जैसे लोग कमाई की लिमिट सरकार बढ़ाती जाएगी टैक्स एग्जेम्पशन की, हम अपनी कमाई बढ़ा के दिखाते जाएंगे। अब मैं 15 लाख कमा रहा हूँ या 20 लाख, जब सरकार ने टैक्स फ्री 12 लाख रखा है तो मैं 1190 पे रोक दूंगा, उसके ऊपर क्यों दिखाऊंगा? बोले सर उसके ऊपर कैसे मैनेज करेंगे? तो कैश इकोनॉमी है अपने पास, ठीक है। अब देखो मैं आपको यहाँ पे वही डिस्क्लेमर भी दे देता हूँ पहले बैच में, मैं आपको यहाँ पे टैक्स चोरी करना नहीं सिखा पाऊंगा, ठीक है। तो क्या है, टैक्सेशन के सब्जेक्ट में क्या है, जब बैठते हैं ना तो लोगों का दिमाग फिर 1-2 दिन में वहां जाने लग जाता है कि अच्छा बचाऊं कैसे, तो मेरे से एक्सपेक्टेशन है सर टैक्स की चोरी कैसे करनी है वो बताओ, ये सब कहाँ सिखा रहे हो? जिसको भरना ही नहीं है उसको गिनना क्यों है? नहीं कैसे भरना है वो बताओ। अब देखो एक फैक्ट है, कोई भी कानून को तोड़ने के लिए उस कानून को समझना बहुत जरूरी है, और जितना डीप में आप समझोगे उतना ही आप उसके साथ खेल पाओगे। अब आइडियली मेरा रोल ऐसा बनता नहीं कि मैं आपको ऐसा गलत चीजें सिखाऊं कि भाई टैक्स की चोरी ऐसे होती वैसे होती, बट मैं पॉजिटिव साइड पे जा रहा हूँ कि मैं आपको पूरा टैक्सेशन अच्छे से सिखाऊंगा, कैलकुलेशन कैसे होता है, क्या रेट्स लगते हैं, क्या एग्जेम्पशंस है, क्या प्रोविजंस है, वो सिखाना मेरा काम है। तो हम वो डिटेल में जाएंगे कि आपको इतना डिटेल में सिखा दूंगा कि चीजें आपको समझ में आ जाएगी क्या होती क्या नहीं होती। बट मैं यहाँ पे टिप्स नहीं दे सकता कि टैक्स चोरी करने के लिए ऐसा करना चाहिए, वो एथिकल भी नहीं है। नो डाउट एज अ सीए मेरा काम है कि टैक्स बचाना है, क्योंकि मैं सीए भी हूँ, तो वो धर्म हो गया ना अपना कि भाई अपने को टैक्स बचाना है। बट लीगली बचाना और चुराने में फर्क है, तो चुराना नहीं सिखा सकता, लीगली बचाना सिखा सकता हूँ। तो लीगल रास्ते हैं टैक्स सेव करने के, तो टैक्स सेविंग पे बात करेंगे, टैक्स इवेजन पे बात नहीं करेंगे, हाँ अवॉइडेंस पे बात करेंगे, ठीक है। वो समझाऊंगा धीरे धीरे क्या डिफरेंस है वैसा है। तो ये आईटीआर वाला जो डेटा है ना, ये सारा ऑफिशियल रिकॉर्ड है। 50% लोग इसमें से टैक्स भरते हैं, मतलब कितना छोटा नंबर है। तो 7 करोड़ में से भी आधे, मतलब 3.5 करोड़ रिटर्न ऐसे हैं जिनमें टैक्स पे हो रहा है 1 रुपया मिनिमम, बाकी लोग तो टैक्स पे करते नहीं। और पॉपुलेशन आप देखो, अब ये जो डेटा है बहुत खराब है। एक है मिडिल क्लास, एक है रिच क्लास, और एक है एकदम पुअर क्लास। तो सबसे ज्यादा बैंड बचती है यहाँ पे मिडिल क्लास की। रिच क्लास तो टैक्स कम भरता है, आप सोचोगे ज्यादा भरता होगा, उनके पास जुगाड़ होते हैं लीगली टैक्स बचाने के। गरीब बोलता है सर मेरे पास तो पैसे ही नहीं, मैं कहाँ से टैक्स भरूंगा। मिडिल क्लास फंसता है, बोले तू तो अमीर भी नहीं है, तू गरीब भी नहीं है, मतलब तू कमाता है उतना, तो टैक्स भरेगा तू। अच्छा इनके टैक्स पे किए हुए फंड से ही बाकी लोगों का फिर जो है सारा मैनेजमेंट हो रहा है। अब इंडिया में जो अपन बात करते हैं बिलो पॉवर्टी लाइन या फिर राशन कार्ड और ये सब सिस्टम है, तो 80 करोड़ लोग हैं जिनको राशन कार्ड के बेसिस पे वो नॉमिनल रेट पे जो फेयर प्राइस शॉप के थ्रू अनाज दाल चावल वो सब अलॉट होता है, 3 रुपए किलो, 5 रुपए किलो, 10 रुपए किलो। तो ऐसे 80 करोड़ पीपल हैं जिनको सरकार खाना खिला रही है, जो अफोर्ड नहीं कर सकते। 140 करोड़ की पॉपुलेशन में 80 करोड़ लोग अगर उस स्कीम पे चल रहे हैं, तो इकोनॉमिकली ये नंबर बहुत खराब है, मतलब अपनी हालत उतनी अच्छी नहीं है। मतलब रिच क्लास है जिनके बहुत पैसे हैं, लेकिन पुअर क्लास में कैटेगरी तो देखो 80 करोड़ लोग कोई छोटा नंबर है क्या? 2 अमेरिका के बराबर है 80 करोड़। 45 करोड़ की पॉपुलेशन है यूएसए की, और यहाँ 80 करोड़ लोगों को हम खाना खिला रहे हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते। मतलब 2 अमेरिका तो हम पाल रहे हैं, और एक को ट्रम्प आ जाता है तुम पे टैक्स लगाऊंगा। मतलब पहले इतने लोग पाल के दिखा, तुझे पता चलेगा। 40 करोड़ में ये हाल है, 140 करोड़ में तेरा क्या होता, कितने टैक्स लगाने पड़ते सबके ऊपर। तो ये रियल डेटा है, जैसे नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि ये चीजें पता होनी चाहिए। तो मैंने आपको क्लैरिटी दे दी है कि हम कानून पढ़ रहे हैं, डिटेल में सीख रहे हैं, सीखने के पर्पज से, तोड़ने के पर्पज से नहीं। फिर आप अपनी रियल लाइफ में बाहर जाके जो सीखोगे वो आपके टैलेंट पे, लेकिन मैं यहाँ पे वो चीजें वैसे नहीं सिखाने वाला। चलो तो अब देख लेते हैं, थोड़ा बहुत कंटेंट देखें बुक में जितना अपन ने अभी तक कवर किया है, फिर जो पॉइंट्स ऐड होते जाएंगे मैं आपको बताता जाऊंगा। स्टार्टिंग में देख लो पेज नंबर 1 पे हमने देखा इनकम टैक्स एक्ट कब से एप्लीकेबल हुआ, तो डेट मैंने आपको बता दी। अब यहाँ पे एमसीक्यू पेपर तो है नहीं कि आपको ये सब लर्न करना है, लेकिन जितना ध्यान में रहे उतना अच्छा है। नेक्स्ट पॉइंट में बोला है इनकम टैक्स इज चार्ज्ड इन एन असेसमेंट ईयर। अब वहाँ पे साइड पे लिख लो आपका असेसमेंट ईयर कौन सा है, 25-26 वहीं लिख लो, तो क्या हर बार पढ़ते टाइम ध्यान में रहेगा। इनकम टैक्स चार्ज तो असेसमेंट ईयर में ही होगा, सीधी बात है, साल खत्म होने के बाद ही होगा। एट द रेट्स प्रिस्क्राइब बाय द फाइनेंस एक्ट। कौन सा फाइनेंस एक्ट? 2024 अपने लिए जो एप्लीकेबल है। नेक्स्ट अटेम्प्ट में ये नंबर चेंज हो जाएंगे। ऑन टोटल इनकम ऑफ एवरी पर्सन। टोटल इनकम अपने आप में एक डेफिनेशन है, हर वर्ड अपने आप में डेफिनेशन है। तो इंट्रोडक्शन आराम से मेरा 2 सेशन तक चलता है, उसके बाद तो मैं टॉपिक पे आऊंगा। तो टोटल इनकम क्या है उसके डेफिनेशन पे बात करेंगे। ऑफ एवरी पर्सन, पर्सन ये रहा, देखो मैं लिखा ही है, तो मैं ट्राई कर रहा हूँ कि वही वर्ड्स यहाँ पे एक एक करके कवर करूँ। सब लिखा हुआ है अंदर, पर्सन की डेफिनेशन है, टोटल इनकम की डेफिनेशन है, तो आपको पूरा कंटेंट लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फॉर द प्रीवियस ईयर कंप्यूटेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द एक्ट। प्रीवियस ईयर कौन सा? 24-25, असेसमेंट ईयर अपना 25-26, ठीक है। और प्रोविजन ऑफ द एक्ट मतलब इनकम टैक्स एक्ट
और ऊपर फिनांस एक्ट की बात तो की थी। वैसे बात समझ आई, यहाँ तक क्लियर हो रहा है? चलो अब इनकी ऑर्डर के हिसाब से मैं पॉइंट्स को ऐड ऑन करता जाता हूँ। इनकम टैक्स चार्ज करने का तरीका क्या है, सरकार आपसे इनकम टैक्स कैसे कलेक्ट करती है। एक पॉइंट हम वो बात कर रहे थे कि सेल्फ असेसमेंट टैक्स हम भरते हैं, मतलब आप अपना पूरे साल के अकाउंट्स खुद मेंटेन करो, साल के एंड में अकाउंट्स को फाइनलाइज खुद करो, उसका रिटर्न खुद बनाओ ITR और सबमिट कर दो, और सरकार को बता दो कि सर मैंने इतने पैसे कमाए 11,90,000 और मेरा टैक्स बनता है 0। ठीक है, तो बस इतना ही कमाता हूँ, अब जब ज्यादा कमाऊंगा तो टैक्स भरूंगा, ऐसा करके आपने बता दिया। सरकार मान लेती होगी ना, आपने रिटर्न भरा है, राइटिंग में दिया है तो सही भरा होगा, ऐसा होता है? या वेरिफिकेशन कर सकते हैं? वेरिफिकेशन होता है, कहीं उनको डाउट लगे तो नोटिस भेज सकते हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स मंगा सकते हैं, सब कुछ हो सकता है। इनकम टैक्स वाले आपके घर पे आ सकते हैं, आपके ऑफिस पे आ सकते हैं, जो रेड पड़ती है वो भी हो सकता है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। बट पहला मौका आपको देते हैं कि आप साफ साफ बता दो आपने कितना कमाया है। हमें शक होगा, डाउट होगा तो हम आगे वेरिफिकेशन करेंगे, ये स्टोरी है। अब टैक्स चार्ज करने के या टैक्स कलेक्ट करने के इनकम टैक्स में 3 तरीके हैं। एक है अभी जो आपने 16 सितंबर को रिटर्न भरा, उसके साथ साथ पैसे जमा करवा दो। मैंने मेरा रिटर्न फाइल किया तो 16 सितंबर को रिटर्न भरना था, 2-3 दिन पहले मैंने भरा 12 या 13 तारीख को, तो जो मेरा टैक्स ड्यू हुआ मैंने पे कर दिया, तो इनकम टैक्स रिटर्न के साथ साथ पे कर दिया। ये हो गया बेसिक ट्रेडिशनल नॉर्मल मेथड। और भी 2 रास्ते हैं, एक होता है TDS, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। सुना है आपने ऐसा कुछ? TDS कोई एग्जांपल ऐसा किन पे लगता है, कैसे चार्ज होता है, थोड़ा बहुत जो भी पता हो। सैलरी पे सबसे कॉमन एग्जांपल TDS का सैलरी। अभी अगर आप सब मेरी कंपनी में एज एन एम्प्लॉय काम कर रहे हो तो मैं आपको हर महीने सैलरी पे कर रहा हूँ। अब उसमें लॉ ऐसा बोलता है, इनकम टैक्स एक्ट ये बोलता है कि एम्प्लॉयर को एम्प्लॉय की सैलरी में से इनकम टैक्स के नाम पे एक पैसा डिडक्ट कर लेना चाहिए, और वो पैसा मेरा नहीं है। मैं क्या करूंगा, सबकी सैलरी में से पैसे काट के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में आपके पैन नंबर के साथ जमा करवा दूंगा कि भाई ये मेरे यहाँ काम करते हैं, इनका इतना इतना पैकेज है, उस हिसाब से इतना इनका टैक्स बनता है। तो मैंने हर महीने इनकी सैलरी में से थोड़ा थोड़ा टैक्स इंस्टॉलमेंट में काट लिया, जमा करवा दिया। दैट इज कॉल्ड TDS। अब आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू सोचो, आपकी इनकम पे तो पहले टैक्स कट गया, जो आपके पैसा हाथ में आया वो तो टैक्स माइनस करने के बाद ही आया ना, तो आपके हाथ में कुछ फंड आया जो उसमें टैक्स चला गया, आपको तो नेट अमाउंट ही मिला, तो टैक्स तो पे हो ही गया ना, एडवांस में ही पे हो गया देखा जाए तो। साल के एंड में आप जब अपना रिटर्न भरोगे तो क्या वापस से टैक्स पे करोगे, या ये जो भरा था उसका हिसाब करेंगे? हिसाब करेंगे। साल के एंड में प्लस माइनस होगा, कुछ डिफरेंस आएगा, बट मेजॉरिटी पैसा तो आपकी सैलरी में से ऑलरेडी टैक्स के नाम पे हो चुका है। जो थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट होगा, डिफरेंस होगा, वो रिटर्न फाइलिंग में अपने सेटल कर लेंगे। जैसे ITC में क्रेडिट लेते हैं, कुछ वैसी बात यहाँ पे हो जाएगी। तो दिस इज अनदर मेथड विच इज कॉल्ड टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स या TDS। अब बताए इसमें और दूसरे वाले सिस्टम में फर्क क्या है। अभी जो मैंने 12 सितंबर को टैक्स भरा वो पूरा साल खत्म होने के बाद भरा, अप्रैल 24 से मार्च 25, सितंबर 25 में मैं टैक्स पे कर रहा हूँ। लेकिन आपने जो टैक्स भरा वो तो उसी साल में हर महीने आपकी सैलरी में से कट गया, पहले ही सरकार को मिल गया। बात समझ आई? देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन TDS एंड नॉर्मल टैक्स पेमेंट। तीसरी एक और स्कीम है, उसको बोलते हैं एडवांस टैक्स। ये चैप्टर है अपना, TDS भी अपना एक पूरा चैप्टर है, यहाँ जो जो टर्म्स आएंगे ना पूरे चैप्टर है। एडवांस टैक्स एक तीसरा कंसेप्ट है, उसका भी आपको आइडिया देता हूँ कि एडवांस टैक्स का सिस्टम काम कैसे करता है। जैसे मैं मेरा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अब सपोज मेरा फाइनेंशियल ईयर जो भी चल रहा था 24-25 चल रहा था। अब मुझे पता है ना कि साल के एंड तक मेरी अप्रोक्सीमेट इतनी इनकम हो जाएगी, इतना टैक्स आएगा, क्योंकि हर साल बिजनेस करते हैं तो एक रफ आइडिया होता है। गवर्नमेंट 2007 में एडवांस टैक्स का प्रपोजल लेके आई थी और तब से लॉ पास हुआ। चिदम्बरम जो है अभी आज भी मिनिस्टर हैं, तब वो कांग्रेस के टाइम पे फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने प्रपोजल रखा था कि एडवांस टैक्स वाला सिस्टम होना चाहिए। बोले सरकार 1 साल तक वेट क्यों करे, 24-25 खत्म होगा, सितंबर 25 में लोग टैक्स भरेंगे। भाई हम सरकार पूरा साल कैसे चलाए बिना पैसों के जो अगले साल आएंगे। मतलब कोई एम्प्लॉई कोई कंपनी में काम कर रहा है और कंपनी उसको बोले भाई पूरा साल काम कर, मार्च के बाद एक साथ सैलरी ले जाना, चलेगा? आपको चलेगा ऐसा? तो सरकार ने बोला हमें भी कैसे चलेगा। फिर क्या होता है ना, वो 1-1.5 साल तक बजट चलाने के लिए हमें पैसे कहीं से बोरो करने पड़ते हैं, उसके ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ता है, तो सरकार का फाइनेंशियल बर्डन बढ़ता है। क्यों ना हमें काम करें, एसएससी के लिए भी इजी, सरकार के लिए भी इजी। भाई मुझे पता है साल के एंड में सपोज मैंने 60,000 रुपीज टैक्स दिया, तो 60,000 एक साथ निकाल के देना पड़ता है, तो ऐसे नींद नहीं आती क्या 60,000 रुपीज टैक्स भरना पड़ेगा। बट अगर इसके बदले मुझे इंस्टॉलमेंट सिस्टम मिल जाए, हर महीने 5-5 हज़ार भर दो या हर क्वार्टरली भर दो 15-15 हज़ार, तो पता है दिमाग पे नहीं लगता और थोड़ा थोड़ा करके पे हो जाता है। गवर्नमेंट ने बोला पे एज यू अर्न, एडवांस टैक्स का मतलब है पे एज यू अर्न मॉडल। जैसे जैसे कमाते जाओ उसी फाइनेंशियल ईयर में, उसी प्रीवियस ईयर में थोड़ा थोड़ा पे करते जाओ इंस्टॉलमेंट्स में, तो आपको एक साथ पे नहीं करना पड़ेगा और हमारी कमाई बिटवीन द ईयर थोड़ी थोड़ी आती रहेगी।
तो देश चलाना हमारे लिए भी आसान हो। बात समझ आई? इस कंसेप्ट को हम क्या बोलेंगे? दैट इज कॉल्ड एडवांस टैक्स। अब इसके टेक्निकल डिटेल्स एडवांस टैक्स के चैप्टर में डिस्कस करूंगा, अभी उस पर नहीं जाएंगे, बट आपको ये ध्यान रखना है कि इनकम टैक्स पे करने के 3 तरीके हैं। एक रिटर्न के साथ, एक टीडीएस के फॉर्म में डिडक्ट करवा लो, और एक एडवांस टैक्स के फॉर्म में विद इन द प्रीवियस ईयर क्वार्टरली बेसिस पे इंस्टॉलमेंट में पे कर दो। तो ये तीनों में से जो मेथड आप पे एप्लीकेबल होगा आपको फॉलो करना पड़ेगा। अब उसकी एप्लीकेबिलिटी उन चैप्टर्स में कवर होने वाली है, अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन ही रखेंगे। बोलो, ये बात समझ आई? नेक्स्ट, अभी हम बात कर रहे थे इनकम टैक्स इज चार्ज्ड ऑन टोटल इनकम ऑफ एवरी पर्सन। ये पॉइंट हमने देखा। टोटल इनकम क्या है वो पॉइंट पे मैं आपको समझा देता हूँ, फिर उसके बाद इसमें जो लिखा है उसके ऊपर आगे बढ़ते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। इसके लिए जो रेफरेंस में सेक्शन है, एक आएगा सेक्शन नंबर 14 जिसको हम बोलते हैं ग्रॉस टोटल इनकम, और उसी में से बात आगे निकलेगी। तो अभी इसको इग्नोर करो, आप खाली कंसेप्ट समझो क्या हो रहा है। अब देखो, किसी की कमाई के ऊपर टैक्स लगाना है। कमाई करने के कितने सोर्सेज हैं? व्हाट आर द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इनकम? कुछ एग्जांपल्स या कुछ क्वांटिटी? 2-3 सोर्सेज हैं, 5 है, 10 है, कितने? कोई लिमिटेशन है कि इतने प्रकार के काम है दुनिया में जो लोग कर रहे हैं और उन पे ही टैक्स लगता है, ऐसा कुछ है? बहुत सारी कैटेगरी हो सकती है। लोग पता नहीं क्या क्या बिजनेस कर रहे हैं, क्या क्या काम कर रहे हैं। यू कैन नॉट लिस्ट देम, वो लिस्ट कभी खत्म नहीं होगी। तो इसका एक सॉल्यूशन निकाला गवर्नमेंट ने, बोला एक काम करते हैं, टाइप ऑफ इनकम को हम कैटेगरी में बांट देते हैं। अब वो कैटेगरीज जो है ना वो 5 है, इनको बोलते हैं 5 हेड्स ऑफ इनकम। हेड्स मतलब कैटेगरी। आपने जो सबसे पॉपुलर कैटेगरी सुनी होगी वो है सैलरी। सैलरी इनकम इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ इनकम जो हर कोई अर्न कर रहा है, ये कैटेगरी है। दूसरा इन्होंने बोला है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। बेसिकली अगर सिंपल टर्म्स में बात करूं तो ये है रेंटल इनकम, रेंट से आने वाली कमाई। काफी लोगों की रेंटल इनकम होती है, प्रॉपर्टी लेट आउट कर रखी, उससे रेंटल इनकम आ रही है। तीसरी कैटेगरी में इन्होंने बोला है बिजनेस एंड प्रोफेशन। इसको ना शॉर्ट में बोलते हैं पीजीबीपी, प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। ये सब चैप्टर्स में है आपके। ये एक चैप्टर है, ये भी एक चैप्टर है, ये भी एक चैप्टर है, एक एक चैप्टर है पूरा, ही वैसे चलने वाला है। फोर्थ सोर्स ऑफ इनकम है, उसको बोलते हैं कैपिटल गेन। ये भी एक कैटेगरी है, कैपिटल गेन। कैपिटल गेन मतलब प्रॉपर्टी बेची, प्रॉफिट हुआ, शेयर बेचे, प्रॉफिट हुआ, ज्वेलरी बेची, गोल्ड बेचा, प्रॉफिट हुआ। तो ये सब जो है ना वो कैपिटल असेट्स होती है, तो उसमें कैपिटल गेन जनरेट होता है, ऐसा बोलते हैं। ये भी एक चैप्टर है, आप बात करेंगे। अब आखिरी वाला, सरकार ने बोला देखो जो कुछ इसमें स्पेसिफिकली कवर हो गया वेल एंड गुड, नहीं कवर हुआ उसके लिए है अदर सोर्सेस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, मिसलिनियस बोल सकते हैं इसको, कि जो बच गया वो सारा इसमें। अच्छा, इसमें डिटेल वाली बात है बट बता रहा हूँ साथ में। अदर सोर्सेज का जो पूरा टॉपिक है ना वो भी 2 पार्ट में डिवाइडेड है, डिटेल में उस चैप्टर में बात होगी। स्पेसिफिक एंड जनरल। अदर सोर्सेज में भी कुछ स्पेसिफिक इनकम लिस्टेड है कि ये इनकम अदर सोर्सेज में ही आती है, और जो कहीं कवर नहीं होती वो भी यहीं पे आती है। तो ऐसी बातें यहाँ पे होने वाली है। तो आपकी कमाई के जो सोर्सेज हैं उसको 5 कैटेगरी में इन्होंने बांट दिया। इसको बोलते हैं 5 हेड्स ऑफ इनकम। ये अपने 5 चैप्टर, पता चला? क्लियर? ये सब आपके इंडेक्स में लिखा हुआ है और डिटेल में पढ़ेंगे। अच्छा, इनकम टैक्स में ना ये सब जब पढ़ रहे होते हैं ना तो बार बार आते हैं सेक्शन नंबर। अब पहले ही आपका क्वेश्चन, सर सेक्शन नंबर याद करने हैं क्या? 100% याद करने हैं, कोई सॉल्यूशन नहीं है इसका। अगर आप इनकम टैक्स बिना सेक्शंस के पढ़ रहे हो तो आपको टुकड़ों में सारी चीजें समझ आएंगी, पर कभी भी वो डॉट्स कनेक्ट नहीं हो पाएंगे कहाँ जा रहे हैं, कोई चांस ही नहीं है, समझ ही नहीं आएगा। तो सेक्शन नंबर के बिना कभी भी इनकम टैक्स नहीं पढ़ना चाहिए। इससे बेटर है पढ़ो ही मत, क्योंकि हर टॉपिक इंडिविजुअली आपको पता चल रहा है, कनेक्ट कुछ भी नहीं होगा और दिमाग में कभी वो सब्जेक्ट बैठेगा नहीं कि शुरू कहाँ से होता है और खत्म कहाँ होता है। लेकिन सेक्शन नंबर के थ्रू पढ़ा, मैंने दोनों चीजें एक्सपीरियंस की है। शुरुआत में जब एज ए स्टूडेंट पढ़ रहे थे तो किसी ने पढ़ाया था तो रैंडमली पढ़ाया था, तो इनकम टैक्स इतना खतरनाक लगता था। लेकिन फिर कहीं पढ़ा तो पूरा सेक्शन के साथ पढ़ा। अब जब सेक्शन के साथ पढ़ा ना तो ऐसा याद हो गया कि अभी मैं बिना बुक देखे आपको पूरा आपका सिलेबस का कम से कम 80% टॉपिक्स पढ़ा सकता हूँ। मुझे बुक भी नहीं देखनी पड़ेगी। ये बुक का 80% कंटेंट मैं बिना देखे पढ़ा सकता हूँ सेक्शन नंबर और प्रोविजन के साथ। वो तो मैटर ऑफ प्रैक्टिस है, इतने साल से पढ़ा रहा हूँ, बट डेफिनेटली वो सेक्शन नंबर के साथ पढ़ने से जो क्लैरिटी आती है कि चीजें कहाँ जा रही है, वो अलग ही लेवल का मजा है। और फिर आपको मजा आने लगता है सब्जेक्ट में, मुझे समझ में आ रहा है। तो
तो सेक्शन नंबर्स को इग्नोर करना बहुत बुरा आइडिया है, आप स्टार्टिंग से इस पे फोकस करना। सेक्शन है भी पूरे लाइन में, वो भी फायदा है। जैसे सेक्शन ये सैलरी है ना, इसका जो सेक्शन है ये आपको मिलेगा 15 to 17, ये रेंज में इसके सेक्शंस आपको मिलेंगे। एचपी जो है दिस इज 22 to 27, सारे लाइन में, तो याद रखना उतना डिफिकल्ट नहीं है। पीजीबीपी पे आप आओगे 28 to 44 डीबी, ये पूरी सीरीज है। कैपिटल गेन इसके बाद 45 से लेके ये जाएगा 54 तक। सेक्शन अल्फाबेटिकल में कैसे हो सकता है? कौन से? हाँ क्या बोल रही हो? नहीं बोलो बोलो। अच्छा वैसे नहीं वैसा नहीं, वो इनकम ये ऑर्डर में थी इसलिए मैंने वैसे लिखवाई है। मैंने सेक्शन के ऑर्डर में आपको नाम लिखवाए पहले से, ये अल्फाबेटिकल में नहीं है। वो इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, उसमें अल्फाबेटिकल नहीं है। बट सेक्शंस का जो इन्होंने अरेंजमेंट किया हुआ है, मैंने उसी से ऑर्डर में आपको ये लिखवाया। देखो लाइन में जा रहे हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर है वैसा। 54 के बाद ये आता है 56 से लेके 59 अदर सोर्सेस। तो ये सारे सेक्शंस हम पढ़ेंगे एक एक करके, और हर रोज 2-3 सेक्शंस कवर होते हैं। मैं कोई एक दिन में आपको 20 सेक्शन नहीं पढ़ाने वाला, तो अगर रोज के जाकर रिवीजन करोगे तो 2-3 सेक्शन तो याद कर ही सकते हो। और जब डेली पढ़ रहे हो तो एट द एंड ऑफ द सब्जेक्ट आपको कम से कम 60% सेक्शन याद हो जाएंगे, मेरी गारंटी है। बट डेली आपको उसके ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी, अदरवाइज नहीं। एक साथ 20 सेक्शन नहीं होंगे, 2-2, 3-3 करके हर रोज पढ़ोगे तो आराम से हो जाएंगे वैसा। तो ये रेंज है, समझ आया यहाँ तक? तो ये टोटल इनकम का एक हिस्सा कि पहले आपकी कमाई को 5 हिस्सों में हमने बांट दिया, और आप जो भी इनकम कमाओगे ना, इसी में कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट उसको क्लासिफाई करेगा। यहाँ तक कोई डाउट? कंप्लीट। अब इसको आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। टोटल इनकम तक अभी हम पहुंचे नहीं, ठीक है। टोटल इनकम सबसे पहले 5 हेड्स की इनकम। अब क्या शॉर्ट में लिख देता हूँ, वापस यहाँ पे रिपीट नहीं कर रहा हूँ। 5 हेड्स, ये तो एक पार्ट हो ही गया, इसमें 5 हेड्स आ गए जो अभी अपन ने डिस्कस की, वो चीजें हो गई। और क्या ऐड होगा वो समझो। इसके अंदर एक टॉपिक आता है, उसको बोलते हैं क्लबिंग ऑफ इनकम, ठीक है ना। व्हाट इज क्लबिंग ऑफ इनकम? सेक्शंस का ब्लॉक अगेन लाइन में, अभी 59 तक गए थे ना, ये है 60 to 65, आगे ऑर्डर में ही चल रहा है। क्लबिंग ऑफ इनकम, कितनी बार लोग अपने इनकम पे टैक्स बचाने के लिए इनकम को डाइवर्ट कर देते हैं। कमाया मैंने, दिखाया मेरी वाइफ के अकाउंट में, डिपार्टमेंट बोलेगा ऐसा नहीं चलेगा। आप वो पैसा भले वाइफ के अकाउंट में दिखा रहे हो, टैक्स आपको भरना पड़ेगा, समझ आया? दैट इज कॉल्ड क्लबिंग ऑफ इनकम। तो देखो 5 हेड्स में प्लस हो गया, इसलिए मैंने प्लस लिखा। फिर एक और पार्ट है, उसको बोलते हैं सेट ऑफ लॉसेस। कमाई हो रही है तो टैक्स लग रहा है, बिजनेस में नुकसान हो सकता है। इस साल कुछ नहीं कमाया, जेब से पैसे गए, नुकसान हो गया। अब आप सरकार से टैक्स वसूल करोगे, बोले सर लास्ट ईयर मेरा प्रॉफिट हुआ था, आप लोगों ने मेरे से टैक्स चार्ज किया, इस साल मेरा लॉस हुआ है, अब इतने लॉस पे आप मुझे कैशबैक दो। होगा ऐसा? ये डिपार्टमेंट ऐसे कैशबैक बांटने लग गया तो कौन सी कंपनी प्रॉफिट दिखाएगी? सब लोग, सरकार बोले यार बजट हम बनाते हैं, टैक्स भी हम ही भरते हैं, पब्लिक तो टैक्स भरती नहीं, उल्टा हमसे ले जाती है, तो ये तो स्कीम ही बेकार है। तो कैशबैक वाला कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन सेट ऑफ वाला ऑप्शन है। पिछले साल नुकसान किया था, इस साल कमाया है, माइनस कर लो आमने सामने, नेट अमाउंट पर टैक्स दे दो, लेकिन नुकसान करोगे तो कैशबैक नहीं मिलेगा सरकार की तरफ से, समझ आए? तो लॉसेस को सेट ऑफ करना अलाउड होता है। इस साल 2 बिजनेस चल रहे हैं मेरे, एक बिजनेस में प्रॉफिट है, एक में लॉस है, आमने सामने सेट ऑफ कर सकता हूँ? कर सकता हूँ, ये भी अलाउड है। इसके प्रोविजंस जो आपके हैं सेक्शन वाइज वो स्टार्ट होते हैं 70 से और जाते हैं 80 तक, ये ब्लॉक है। ये भी एक चैप्टर है, ये भी एक चैप्टर है, इंडेक्स में सब लिखा हुआ है, समझ आए? ये सब कुछ करने के बाद जो अमाउंट आता है ये वाला, इसको बोलते हैं ग्रॉस टोटल इनकम। और ये यहाँ तक का पूरा कैलकुलेशन समझाया हुआ है सेक्शन 14 में, जो मैंने स्टार्टिंग में लिखा था, समझ आया? तो व्हाट इज ग्रॉस टोटल इनकम? 5 हेड्स प्लस क्लबिंग माइनस सेट ऑफ, दिस इज कॉल्ड ग्रॉस टोटल इनकम। फर्स्ट चैप्टर में सब कुछ लिखा हुआ है, आपको मैं रिलेट करा दूंगा थियरी, बट अभी जिस ऑर्डर में चीजें आ रही है मैं आपको समझाता जा रहा हूँ। बोलो कुछ कंफ्यूजन है तो बताओ। ठीक है, क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं, अभी भी अपने टारगेट तक नहीं पहुंचे अपने। टोटल इनकम क्या होता है तो बाकी, अब लास्ट पॉइंट बचा है, बहुत ज्यादा नहीं खींचेंगे इसको। मतलब ग्रॉस टोटल इनकम से टोटल इनकम पे जाने के लिए एक चीज आपको लेस करनी है, उसको हम बोलते हैं डिडक्शंस। डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6A,
सही, अंडर चैप्टर 6A। इसकी जो रेंज है वो सेक्शन 80 कैपिटल ए से लेके 80 कैपिटल यू तक, इसको से डिडक्शंस, ये माइनस करने के बाद जो आता है ना फाइनली यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं, टोटल इनकम। समझ आया? ये भी एक चैप्टर है डिडक्शंस इंडेक्स में। अभी जितने वर्ड्स यूज कर रहा हूँ ना, जो वर्ड बोलता हूँ चैप्टर बन जाता है। अभी ऐसा है, 5 हेड्स पूरे, 5 चैप्टर, क्लबिंग एक चैप्टर, सेट ऑफ एक चैप्टर, डिडक्शंस का एक चैप्टर, ये सारे टॉपिक। टीडीएस एक चैप्टर है, एडवांस टैक्स, रिटर्न ऑफ इनकम, आईटीआर, वो भी एक चैप्टर है। तो हर चीज को उन्होंने पूरा चैप्टर वाइज समझाया हुआ, बहुत मजा आती है उसको पढ़ने की। थोड़ा आगे बढ़ेंगे ना तो आपको जब चीजें रिलेट होने लगेगी तो आपको मजा आएगा कि यार सब पता चल रहा है कहाँ से कहाँ जा रहा है। और ये प्रैक्टिकल लाइफ में यूज होने वाली चीज है। मतलब आप सीएस करो ना करो, सीएस बनने के बाद प्रैक्टिस करो, अपना बिजनेस करो, कुछ भी करो, टैक्स तो लगेगा ना। तो ये पॉइंट्स कहीं ना कहीं आपको फाइनेंशियल प्लानिंग में आपके काम आने ही वाले, तो वो नॉलेज वाइज भी अच्छा है। अभी डिडक्शंस क्या है, मैंने आपको बोला मैं टैक्स चोरी करना नहीं सिखाऊंगा, लेकिन टैक्स प्लानिंग तो सिखा सकता हूँ। जो लीगल है वो तो सिखाऊंगा, ऑब्वियस है। सरकार ने बोला कि देखो आपने ये कमाया है, आपको इस पर टैक्स बचाना है, तो हमने कुछ रास्ते बताए। डिडक्शंस, जहां जहां हम बोलेंगे वहां पैसा इन्वेस्ट कर दो, जहां जहां हम बोलेंगे वहां पे एक्सपेंस कर दो, हम आपको इनकम टैक्स में वो चीज का बेनिफिट दे देंगे। जैसे इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली, म्यूचुअल फंड, टैक्स सेवर फंड्स ले लिए, सरकारी बॉन्ड्स ले लिए, वो सब में इन्वेस्टमेंट कर दो, आपकी इनकम में से वो अमाउंट लेस हो जाएगा और नेट अमाउंट पे ही हम टैक्स चार्ज करेंगे। बात समझ आई? अब बाकी की हाफ स्टोरी यहाँ से शुरू होती है। टोटल इनकम क्या होता है वो तो मैंने बता दिया। अब इसी टोटल इनकम पे लगता है टैक्स, ठीक है, इसी टोटल इनकम पे लगता है टैक्स। इसके लिए एक सेक्शन है यहाँ पे 288 कैपिटल ए, ये भी लिखा हुआ है, सब आपको नोट नहीं करना पड़ेगा। टोटल इनकम जब आपकी ये कंप्यूटेशन हो जाता है ना, इसको कंप्यूटेशन बोला जाता है। ये जो पूरा गिना ना, दिस इज कॉल्ड कंप्यूटेशन ऑफ इनकम, सारा हिसाब करना। ये जो अमाउंट आता है जिसके ऊपर अपन टैक्स लगाते हैं, दिस इज टू बी राउंडेड ऑफ इन मल्टीपल्स ऑफ ₹10। ये राउंडिंग ऑफ की बात उन्होंने की है 288A में। यहाँ पे बोला टोटल इनकम को ना 10 रुपए के मल्टीपल में राउंड ऑफ कर दो। तो इसका क्या मतलब हुआ? तो अगर आपकी टोटल इनकम कैलकुलेट करने के बाद आ रही है 16,75,893 रुपीज, आ सकता है ऐसा अमाउंट, तो बोला टैक्स इसके ऊपर कैलकुलेट करने से पहले इसको राउंड ऑफ कर दो इन मल्टीपल ऑफ ₹10, नियरेस्ट मल्टीपल वैसे बोला है। अब नियरेस्ट मल्टीपल में फिर ये राउंड ऑफ कैसे होगा? बोलो क्या आएगा? अगर 10 के मल्टीपल्स में राउंड ऑफ करो लास्ट में 0 आना चाहिए, और नियरेस्ट मल्टीपल बोला है मतलब ये हो जाएगा 890। तो ये राउंडिंग ऑफ करने की बात 288 कैपिटल ए में की। क्लियर ये पॉइंट? समझ आ गया? ओके, फिर इसके ऊपर टैक्स गिनते हैं, इसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट होता है। अब टैक्स कैलकुलेट करने के जो रेट्स हैं वो असेसी वाइज अलग अलग है। इफ यू आर एन इंडिविजुअल आपके लिए स्लैब रेट्स होते हैं, फिर अगर आप कंपनी हो तो फ्लैट रेट होता है, फर्म हो तो भी फ्लैट रेट होता है। तो असेसी वाइज सबके लिए रेट अलग अलग होते हैं, जो हम कैलकुलेशन आगे सीखने वाले हैं। तो टैक्स कैसे गिनना है वो भी हम यहाँ पे सीखेंगे, सारा कैलकुलेशन आपको बताऊंगा। आपकी अपनी इनकम पे टैक्स आप खुद ही गिन सकते हो कि इतना पे करना पड़ेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत बेसिक सी बात है वैसा है। अच्छा, राउंडिंग ऑफ की बात कर रहे थे तो एग्जाम्पल और भी ले लेते हैं, आप बता देना। 900 नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 10, आप बोलो 900, इस पार या उस पार? 900। मैथ्स वाला रूल तो आपको पता ही है। अच्छा 894.95। अब 890 या 900? 890 पॉइंट हट जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ये पहले 894.95 को 895 कर दो, फिर 895 को 900 कर दो, ऐसा नहीं होगा। या एक ही बार राउंडिंग ऑफ करें, एक ही बार। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है, लोग वही करते हैं, कितनी बार पहले इसका 895 बनाते हैं, फिर 895 का 900 बनाते हैं। 2 बार राउंड ऑफ नहीं होगा, एक ही बार होगा। तो अगर ये 894.99 है तो भी वो 890 की तरफ जाएगा, पूरा 895 है तो ही 900 बनेगा, दिस विल बी 890। बात समझ आई? तो यहाँ राउंडिंग ऑफ 10 रुपए के मल्टीपल में हो रहा है, तो हमेशा टोटल इनकम लास्ट में आपकी 0 फिगर में ही आने वाली है, क्योंकि राउंडिंग ऑफ हो जाता है। समझ आया? जीएसटी में राउंडिंग ऑफ इन मल्टीपल ऑफ ₹1 होता है, तो वहां पे अगर ये है तो इतना ही रहेगा,
वहाँ पे 1 का मल्टीपल चलता है, मतलब 3 हो 5 हो, पैसे में नहीं होगा बट रुपये में राउंड ऑफ हो जाता है। बोलो ये बात समझ आ गई? दिस इज 288 कैपिटल ए। अब जब आप इस टोटल इनकम पे टैक्स गिनते हो, ठीक है, आपने टैक्स गिनने कैलकुलेशन किया, स्लैब रेट लगाया, जो भी लगाया, मान लो आपका टैक्स आया 1,35,723 रुपीज, ये टैक्स आया, मान लेते रैंडमली कुछ भी नंबर लिया मैंने, अभी रेट्स तो अपन ने सीखे नहीं है। इसके ऊपर भी राउंडिंग ऑफ का रूल सेम तरीके से लगता है, और ये बात की है सेक्शन 288 कैपिटल बी में, इसी का सीरीज में आगे। तो आपका फाइनल टैक्स पे आउट कितना होगा पता है? 135,720, 3 रुपए का भारी डिस्काउंट है, ठीक है, महा बचत। बोलो समझ आई? तो आपको फाइनली जो टैक्स पेमेंट करना है वो भी राउंड फिगर में ही करना है। अब इसकी कोई जरूरत नहीं थी, लोग ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, तो कहाँ छोटे पैसों का प्रॉब्लम हो रहा है, काउंटर पे भरने का 3 रुपए कम थे या उनके पास 7 रुपए छूटे नहीं थे, वो प्रॉब्लम तो आएगा नहीं। बट बोला भाई सेक्शन में लिखा राउंड ऑफ कर दो, पहले से चल रहा है तो राउंडिंग ऑफ कर देते हैं, राउंड फिगर ही आने वाले लास्ट में। क्लियर है? एमसीक्यू में बड़ा दिक्कत होती है, आपका आंसर आ रहा है ये, असली आंसर है ये, दोनों में से एक ही सिलेक्ट करना है, मार्क्स इसके मिलेंगे। तो एमसीक्यू पेपर आता था पुराने सिलेबस में, तो खास बोलना पड़ता है भाई ध्यान रखना, अगर ये आ रहा है टैक्स लायबिलिटी तो ऑप्शन में ये भी होगा, और आंसर ये वाला सिलेक्ट करके आना। फिर अपने ओवर एक्यूरेसी पे जा रहे हैं, सर मेरा 723 एकदम एग्जैक्ट आया है, मैं क्यों 720 टिक करूंगा? अरे भाई आपका कुछ भी आया है पर इसकी तो इज्जत करो। इसने बोला है कि भाई 10 रुपए के मल्टीपल में राउंड ऑफ करना है, तो क्यों 3 रुपए एक्स्ट्रा देने के चक्कर में मार्क्स माइनस करा के आ रहे? तो यहाँ पे भी जब अपने फिजिकल मतलब पूरा कैलकुलेशन न्यूमेरिकल में करेंगे तो भी आपको लास्ट में ना ये राउंड ऑफ करके दिखाना पड़ेगा। यहाँ पे छोड़ा है तो आपके जो भी प्रोपोर्शनेट मार्क्स होंगे वो कट होंगे, पूरा जीरो नहीं होगा लेकिन स्टेप वाले मार्क्स कट हो जाएंगे, फिर ध्यान रखना पड़ेगा। बोलो यहाँ तक क्लियर हो रहा है? तो देखो इंट्रोडक्शन जो चल रहा था अपना, उसमें अगला पॉइंट यही है, इन मल्टीपल्स ऑफ ₹10 मिली वो लाइन, सब लिखा हुआ है नोट्स में, इसलिए मैं आपको लिखने के लिए ज्यादा भी इंसिस्ट नहीं कर रहा हूँ। इतनी मोटी बुक देने के बाद भी फिर सब कुछ आपको ही लिखना पड़े तो फिर क्या बचेगा? तो यहाँ टोटल इनकम ऑफ अ पर्सन क्या होती है, उस पर टैक्स कैसे गिनते हैं, ये आपको बता दिया। आगे बढ़ो, हम बात कर रहे थे कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है टैक्स कलेक्ट करने का, कॉन्स्टिट्यूशन में उनको ये पावर मिला है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ लिखा है कि उनको ये पावर मिला है? तो उसका एड्रेस दिया हुआ है। देखो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में एक शेड्यूल नंबर 7 है, शेड्यूल नंबर 7 में लिस्ट नंबर 1 है, इसको बोलते हैं यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट के अंदर है एंट्री नंबर 82, वहां पे लिखा हुआ है कि सरकार किसी की कमाई पे टैक्स लगा सकती है, जो भी इंसान भारत देश में रहता है, यहाँ का सिटीजन है, यहाँ पे कमा रहा है एटसेट्रा, उसकी कमाई पे टैक्स लग सकता है। लेकिन वहां पे लिखा है अदर देन एग्रीकल्चर इनकम, तो जो अपना किसान है उससे टैक्स वसूल नहीं करेंगे। पहले वो उतना कमा तो ले तो उससे टैक्स वसूल कर पाए, तो बेचारे सारे किसानों की हालत तो अच्छी नहीं है, तो ऑब्वियसली फार्मर से टैक्स एग्रीकल्चर इनकम पे कलेक्ट नहीं किया जाता। कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिख दिया है कि उस पर टैक्स नहीं लगता, पर उसमें भी कुछ कैटेगरी है, ये भी एक चैप्टर है अपना एग्रीकल्चर इनकम लास्ट में, उसमें अपने ये सब पे बात करेंगे क्या एग्जैक्टली होता है क्या नहीं होता है। फिर इसके बाद जो स्टोरी यहाँ से शुरू हो रही है वो अपने बजट वाली स्टोरी, मैं आपको स्टार्ट ही वहीं से किया था, फिनांस बिल एंड एवरीथिंग, तो ये सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। इनकम टैक्स रूल्स के बारे में मैंने आपको बताया। नोटिफिकेशंस का मतलब है टाइम टू टाइम गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ना कुछ फरमान जारी होता रहता है, ये ऐसा करना है, ये वैसा करना है, ऑर्डर समझ लो आप। इसमें अथॉरिटी का नाम लिखा है CBDT, उसका फुल फॉर्म आप वहां पे लिख सकते हो, लिखा हुआ दिख नहीं रहा है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। सिंपल नाम है बड़ा। GST में भी हमने शायद ऐसी एक अथॉरिटी की बात की थी, CBIC, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। एक रेवेन्यू एक्ट है 1963 का, सेंट्रल रेवेन्यू एक्ट, उसमें इन्होंने अथॉरिटी बनाई है कि भाई इंडिया में इनकम टैक्स का मैनेजमेंट गवर्नेंस कौन करेगा। जैसे कंपनी लॉ में अपना MCA है, बैंकिंग में RBI है, स्टॉक मार्केट में SEBI है, इसको बोलते हैं एपेक्स बॉडी, सबसे सीनियर बॉडी। तो डायरेक्ट टैक्सेस में ये है CBDT, मतलब सारा मैनेजमेंट ये लोग ही करते हैं। अब CBDT को कोई अगर ऑर्डर इशू करना है तो नोटिफिकेशन के थ्रू कर सकते हैं। जैसे GST में आपको ध्यान होगा, अपन वो टाइम ऑफ सप्लाई में नोटिफिकेशन पढ़ रहे थे, 1000 रुपए से ऊपर एडवांस होगा तो सर्विस वाले केस में उसको टाइम ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा, और गुड्स वाले केस में इट इज ओके। वो बात अपन ने नोटिफिकेशन नंबर 66 करके एक देखा था। तो नोटिफिकेशन वहां पे कौन इशू करता है? CBIC। वैसे यहाँ पे नोटिफिकेशन इशू करता है CBDT। दोनों एट पार अथॉरिटी है, एक डायरेक्ट के लिए एक इनडायरेक्ट के लिए, वैसा दोनों रेवेन्यू एक्ट का हिस्सा है, वैसा सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया इनको। सर्कुलर्स होते हैं ना, डाउट्स या क्लैरिफिकेशंस के लिए होते हैं। बहुत बार जो सेक्शन में लिखा होता है उसमें क्लैरिटी नहीं होती कि क्या करना है,
तो फिर रिक्वेस्ट जाती है गवर्नमेंट को कि यार इसको क्लियर करो, तो सीबीडीटी सर्कुलर इशू करके क्लैरिफिकेशन देती है कि आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए, वैसा दैट इज कॉल्ड अ सर्कुलर। यहाँ पे लिखा है सर्कुलर्स डिपार्टमेंट पे बाइंडिंग होते हैं, पूरे डिपार्टमेंट को फॉलो करने पड़ते हैं, पर एसएससी पे बाइंडिंग नहीं होते, उसके लिए तो सिर्फ गाइडलाइन होती है, वैसा होता है। तो ये टेक्निकल पार्ट है उसका। जुडिशियल डिसीजन हम जानते हैं, कोर्ट के फैसले, सिंपल मीनिंग समझाए कि जुडिशियल डिसीजन क्या होता है, वो तो सबको ही मानने पड़ते हैं, वैसा। चलो नेक्स्ट पेज पे आओ। फाइनेंस बिल की स्टोरी जो मैं आपको समझा रहा था वो सारी फ्लो चार्ट में लिखी है। जैसे मैंने आपको बोला कि मेजॉरिटी चीजें लिख के दी है, जहाँ लिखना होगा मैं आपको बोल दूंगा, बट आपको काफी सारी चीजें मिल ही जाएंगी। उसके बाद देखो एक आंसर है थियरी वाला, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टैक्सेस। मैंने हेड पॉइंट रखे हुए हैं, ग्रामर रखता अननेसेसरी, ना तो 2 पेज भर जाते, उतना कंटेंट नहीं है, आप खुद से लिख सकते हो। पहले बोला टैक्स इज कंपलसरी, इम्प्लाइड, अगर ऑप्शन होता तो भरते आप, ऑप्शनल है टैक्स पे करना, भरो, बोले नहीं, देश के लिए योगदान तो देना पड़ेगा, फिर सड़कों पे गड्ढे नहीं होंगे तो खाना हजम कैसे होगा, ठीक है। तो हम जो टैक्स भर रहे हैं वो कंपलसरी है, अगर कंपलसरी नहीं होता तो नहीं भरते, वैसा। नेक्स्ट, टैक्स इज अ कॉन्ट्रीब्यूशन, योगदान जो मैंने आपको, कॉन्ट्रीब्यूशन, देश की प्रगति के लिए आप योगदान दे रहे हैं, प्रगति हो रही है नहीं हो रही है वो आप डिसाइड कर सकते हो, वैसा, ठीक है। नेक्स्ट, टैक्स इज फॉर पब्लिक बेनिफिट, ये भी ऐसा अज्यूम करके चल सकते हैं अपने, और क्या बेनिफिट किसका हो रहा है वो तो नहीं पता, लेकिन बोलते तो ऐसे है कि भाई आपकी भलाई के लिए तो आपसे पैसे ले रहे हैं, मतलब ये कौन सी भलाई है, जो पैसे ले रहे हो भलाई हो रही है नहीं हो रही समझ ही नहीं आ रहा, बट है, दैट इज अ पब्लिक बेनिफिट। 4th पॉइंट बहुत अच्छा है, नो डायरेक्ट बेनिफिट, इट इज ओनली अ कॉमन बेनिफिट। ये बात लिखनी बहुत जरूरी थी, पब्लिक कभी कभी ना इन चीजों को लिटरली ले लेती है, बोले मैंने टैक्स भरा है, हाँ तो ठीक है भाई, टैक्स भरा है तो 50,000 रुपये टैक्स भरा है तो पूरे साल का 50,000 तो वसूल करूंगा ना, ठीक है। तो सरकारी चीजें उठा के घर ले आए, ठीक है, वैसा है। पार्क में गए, बेंच रखी थी, बेंच उठा के घर पे ले आए, ड्राइंग रूम में रख दी, बोले ये क्या है, बोले कम से कम 10,000 की तो होगी, 50,000 रुपये टैक्स भरा है, 5 बेंच लेके आऊंगा, आज 1 लाया हूँ, 4 और लेके आऊंगा, ठीक है। गार्डन में गए, बल्ब उतार लिए, ट्यूबलाइटें उतार ली, कुछ पब्लिक प्लेस में सामान पड़ा है वो उठा के लेके आ गए, चलेगा ऐसा। रोड पे कुछ ब्लॉक रखे थे, कुछ रखा था, उठा के घर पे लेके आ गए, ऐसे थोड़ी ना चलेगा, डायरेक्ट बेनिफिट थोड़ी है। आप ऐसे ही वैल्यूएशन नहीं कर सकते कि मैंने 60,000 टैक्स भरा है तो सरकार का 60,000 का सामान उठा के कर ले आऊं, मेरा पैसा वसूल हो जाना चाहिए, ऐसा होगा नहीं। इट इज ओनली कॉमन बेनिफिट, नहीं तो फिर वो 80 करोड़ लोग बेचारे कहाँ से खाएंगे, जो हम लोग टैक्स भर रहे हैं उसी में से बंटवारा हो रहा है ना उस चीज का, तो इट इज अ कॉमन बेनिफिट, ये बोला हुआ है। नेक्स्ट, टैक्स इज पेड आउट ऑफ द इनकम ऑफ द टैक्स पेयर, वो तो इम्प्लाइड है, उधार लेके तो टैक्स भरेंगे नहीं, कमाएंगे तो ही भरेंगे, अंडरस्टूड है। गवर्नमेंट हैज द पावर टू लेवी टैक्स, क्या करे, सैड बट ट्रू। नेक्स्ट, टैक्स इज नॉट द कॉस्ट ऑफ द बेनिफिट, सेम बात हो गई, जितना आपको बेनिफिट मिल रहा है आप उसके सामने कॉस्ट और बेनिफिट का कंपैरिजन कर रहे हो कि मैंने इतना टैक्स भरा तो मुझे इतना फायदा मिले, या इतना फायदा मिला तो इतना टैक्स भरना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं, ये कॉमन बेनिफिट। टैक्स इज फॉर द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड पब्लिक वेलफेयर, ऐसे बोलते तो वो लोग यही है कि भाई हम इस चीज के लिए पैसा ले रहे हैं ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ होनी चाहिए। चलो, तो ये एक आंसर हो गया, अब एक एक लाइन में सारी बातें समझाओगे तो आपका पूरा आंसर बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद थोड़ी सी थियरी, जो मैं सजेस्ट नहीं करता कि आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लर्न करनी है, तो मैं उतना डिटेल में नहीं समझा रहा हूँ, जो बातें बताई दी है मैंने। वैसे तो टैक्स स्ट्रक्चर में मैंने आपको बोला कॉन्स्टिट्यूशन में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है, वही स्टोरी यहाँ पे रिपीट की है। अभी मैंने आपको बोला शेड्यूल 7 में यूनियन लिस्ट है, जहाँ पे एंट्री नंबर 82 में सरकार के पास पावर है, तो वो बातें यहाँ पे बताइए। कौन कौन से टैक्सेस कौन कौन सी सरकारें लगाती है उसकी लिस्ट दे रखी है, ये सब आगे डिस्कस होगा, तो अभी उस पर वर्ड टू वर्ड नहीं जाना, एग्जाम के लिए लर्न करने नहीं बैठना, कुछ चीजें नॉलेज पर्पज के लिए होती है वैसा। इसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें जो अथॉरिटीज की बात हो रही है वो भी मैंने आपको बता दी है, रिपीट आंसर। सीबीडीटी पे अभी बात की, मैंने आपको बोला रेवेन्यू एक्ट है 1963 का, वो ऊपर लिखा हुआ है, एक बार पढ़ लेना फॉर्मेलिटी के लिए, मना नहीं कर रहा कि मत पढ़ो या ऐसा कुछ नहीं, बट एक बार इंफॉर्मेशन लेवल पे रख सकते हो। ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर में बताया है कि सीबीडीटी में कौन कौन से लोग होते हैं, कितने मेंबर होते हैं, एक चेयरपर्सन होते हैं और भी 6 मेंबर्स होते हैं, सबकी अपनी अपनी पोस्ट है, वो सब लिस्ट दी हुई है। नॉर्मली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में काम करने वाले लोग जो क्वालिफिकेशन होल्ड करते हैं उसके लिए उसको बोलते हैं इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज, IRS। तो IRS ऑफिसर्स होते हैं जो इनकम टैक्स ऑफिसर बनते हैं। जैसे IAS तो आपने सुना है, यूपीएससी के एग्जाम्स होते हैं, IAS होता है, पुलिस के सर्विस में IPS होता है, लीगल सर्विस में ILS होता है, वैसे ही यहाँ पे रेवेन्यू सर्विसेज की एग्जाम होती है IRS। तो अगर आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में ऐसी पोस्ट पे जाना है तो फिर आपको IRS के एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करना पड़ेगा वैसा, तो वो एक फील्ड।
ठीक है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, सीबीडीटी, सीबीआईसी भी आ गया, जीएसटी वाला, और जीएसटी काउंसिल, याद है जीएसटी काउंसिल, अपन ने जीएसटी में पढ़ा, तो ये सब रिपीटेशन है वैसा, तो इसके ऊपर अभी ज्यादा नहीं बात करेंगे, चलेगा। अब देखो जो डेफिनेशन मैंने बता दिए मैं उतनी रिलेट करा रहा हूँ, सारा तो आज खत्म होगा नहीं और मैं और ऐड करना नहीं चाहता हूँ, पर जो पढ़ा दिया है वो खाली टिक करा देता हूँ कि ये आपने पढ़ लिया। असेसी क्या होता है मैंने आपको समझाया, जिससे टैक्स वसूल किया जाता है। ये अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, इसमें डीम्ड असेसी और डिफॉल्ट असेसी वाले टॉपिक्स पेंडिंग है, तो ये डेफिनेशन अभी बाकी रखो है, वैसे मान लो रिमेनिंग पॉइंट्स फिर आराम से समझाऊंगा कल। नेक्स्ट पेज पे देखो असेसमेंट ईयर, ये सब बात हो गई अपनी, पर असेसमेंट ईयर की डेफिनेशन में बहुत प्रॉब्लम है, डेफिनेशन पढ़ के देखो आप कंफ्यूज हो जाओगे। चलो अच्छा, आपका सब्जेक्टिव पेपर है, एमसीक्यू में बहुत टेंशन होती थी। AI assessment year means period of 12 months commencing from 1st April every year and ending on 31st March of the next year। तो ये तो फाइनेंशियल ईयर नहीं हो गया, डेफिनेशन कंफ्यूजिंग है, क्लैरिटी नहीं है, बट जो नीचे लिखा है उससे बात समझ में आ जाती है, वो डेफिनेशन का पार्ट नहीं है, एक्सप्लेनेशन है। इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर ऑफ एन असेसी इज टैक्स्ड ड्यूरिंग द फॉलोइंग असेसमेंट ईयर एट द रेट्स प्रिस्क्राइब बाय द रेलेवेंट फिनांस एक्ट, तो वहां से क्लैरिटी आ जाती है। अच्छा, पूरे नोट्स में ना मैंने AY PY FY शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, वो इसलिए क्योंकि इतने वर्ड्स होते हैं ना तो पढ़ने में बहुत भारी लगता है, तो AY PY शॉर्ट में दिख भी जाता है और थोड़े आपके वर्ड्स रीड करने कम हो जाते हैं, वैसा है। एग्जाम में कहीं लिखो आंसर में तो एटलीस्ट एक बार थियरी में असेसमेंट ईयर या प्रीवियस ईयर पूरा लिखना, ब्रैकेट में AY PY लिखना, आप फिर पूरे आंसर में सेम कंटिन्यू करो चलेगा, बट विदाउट एक्सप्लेनिंग आप डायरेक्ट शॉर्ट फॉर्म यूज करते हो तो कभी कभी कुछ मार्क्स कट हो जाते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखना। इनकम क्या होती है उसकी भी डेफिनेशन है, ठीक है, अभी कुछ खास नहीं, ज्यादा डिटेल में उसमें जाना नहीं है। अच्छा, इनकम में एक चीज आपको समझा दूं, सिर्फ ऐड कर रहा हूँ क्योंकि इसमें डेफिनेशन रूल्स में बहुत लंबी है वैसे, या शॉर्ट में दी है। इनकम में लीगल इनकम, इलीगल इनकम दोनों आ जाती है, ऑथोराइज्ड अनऑथोराइज्ड दोनों आ जाती है। आपने लीगल बिजनेस करके इनकम कमाई, यू आर टैक्सेबल। आपने बेटिंग गैम्बलिंग की, पकड़े गए, इलीगल बेटिंग गैम्बलिंग, तो भी टैक्सेबल। बोले सर ये तो लीगली अलाउड ही नहीं था ना, ये तो मेरी हिम्मत थी कि मैंने कमा लिया, जुआ खेल लिया, गैम्बलिंग कर लिया, पैसे कमा लिए, इस पर भी टैक्स देने का, पकड़े गए तो देना पड़ेगा। तो इलीगल इनकम भी इनकम का पार्ट होती है, वैसा ध्यान रखना, सिर्फ नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। पर्सन पे बात हो रही थी, इंडिविजुअल, HUF, कंपनी, फर्म, AOP, इसमें थोड़ा अंदर लैंग्वेज में जाएंगे बट आज हैवी हो जाएगा, आज नहीं लेके जा रहा हूँ, तो पेंडिंग मान के चलो अब चलेगा। सब्सटैंशियल इंटरेस्ट पेंडिंग रहेगा, प्रीवियस ईयर भी पूरा पेंडिंग रहेगा क्योंकि बेसिक बताया हुआ है, एडजस्टमेंट्स नहीं बताए हुए, तो प्रीवियस ईयर भी कल कराऊंगा। इंडिया की डेफिनेशन, अभी वो जीएसटी में बात कर रहे थे ना अपन, इंडिया की डेफिनेशन है टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया, ध्यान में 12 नॉटिकल माइल्स, वही डेफिनेशन है यहाँ पे, सेम, कोई फर्क नहीं है, तो सेम पॉइंट है, आप पढ़ोगे तो रिकॉल हो जाएगा। इसके बाद तो रेट्स आ गए, फिर और क्या पढ़ाया हमने, आगे बढ़ते हैं, पेज 10 पे आओ एक बार। सेक्शन 14 ये समझा दिया, क्रॉस टोटल इनकम बात हो रही थी ना, टोटल इनकम पे 5 हेड्स प्लस क्लबिंग माइनस सेट ऑफ, तो ये कवर हो चुका है। टोटल इनकम क्या होती है वो भी कवर हो चुका है, डिडक्शन माइनस करने के बाद। 288 कैपिटल A कैपिटल B दोनों बता दिया, 10 रुपए वाला राउंडिंग ऑफ, ये सब भी लिखा हुआ है, विद एग्जांपल्स लिखा हुआ है, तो क्लैरिटी आ जाएगी। उसके बाद फिर टैक्स के रेट्स है, वो तो कल सिखाने हैं, ठीक है। तो थियरी वाला पार्ट जितना आपको भी आज समझाया वो मैंने रिलेट करा दिया है, हाफ चैप्टर आपका हुआ है, अभी रिमेनिंग हाफ थोड़ा थियरी बाकी है और टैक्स के रेट्स कैलकुलेट करने बाकी है, तो ये आराम से और 2 दिन चलेगा, तब जाके विद कैलकुलेशन आपका ये कंप्लीट होगा। यहाँ तक आज जो कुछ भी बताया है उसमें आपको कुछ पूछना हो, कुछ नहीं समझ आया तो बोलो, बेसिक क्लियर हुआ, क्लैरिटी आ गई, बस तो आज इतना रखते हैं, रिमेनिंग फिर अपने कल कंटिन्यू करेंगे।